एनिमे की शुरुआत एक लैब से होती है जहां एनिमल्स को टेस्ट सब्जेक्ट बनाया गया है। तभी अचानक से मास्क लगाए हुए कुछ युवा वहां पर आ जाते हैं जो लैब पर अटैक कर देते हैं। ये लोग खुद को एनिमल लिबरेशन अलायंस कहते हैं। पुलिस तुरंत वहां पहुंच जाती है और पूछती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन एक सेकंड में उन्हें समझ आ जाता है कि उनके पास जो इक्विपमेंट है वो सिर्फ बच्चों के टॉयज जैसे हैं, क्योंकि मास्क ग्रुप के पास हैवी वेपन्स है। ग्रुप का लीडर वार्निंग देता है, कोई भी हिला तो सीधा खत्म। थोड़ी देर में ग्रुप लैब के सारे एनिमल्स को सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लेता है। जाने से पहले उनमें से एक बंदा गर्व से अनाउंस करता है, आज के बाद यहाँ किसी भी एनिमल पर अत्याचार एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही सब लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, एक मेंबर चिल्लाता है, रुको, कुछ गड़बड़ है। उन्हें एक बेबी चिंपैंजी मिलता है जो गोली लगने की वजह से जमीन पर पड़ा होता है। उसकी सांसें टूट रही हैं और पूरी बॉडी खून से भरी हुई है। सबको लगता है कि ये भी किसी एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। गुस्से में सभी लोग साइंटिस्ट को गाली देने ही वाले होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि चिंपैंजी एक्चुअली में मिसकैरेज की प्रोसेस में है और अगर आज हेल्प नहीं की तो माँ और बेबी दोनों मर सकते हैं। तभी टीम के दूसरे मेंबर्स बताते हैं कि पुलिस को ऑलरेडी कॉल लगा दिया गया है और उन्हें तुरंत भागना पड़ेगा। लेकिन एक यंग मेंबर डिसीजन लेता है। वो चिंपैंजी को अपनी बाहों में उठाता है और कहता है कि मैं एक बेचारी जिंदगी को उन लोगों के पास नहीं छोड़ सकता हूँ जो एनिमल प्रोटेक्शन के लॉज को टॉयलेट पेपर की तरह ट्रीट करते हैं। और फिर वो उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में जहाँ डॉक्टर इमरजेंसी डिलीवरी करते हैं और बेबी सेफली पैदा होता है। लेकिन जब डॉक्टर उस बेबी को चेक करते हैं तो एक शॉकिंग डिस्कवरी होती है। ये नॉर्मल चिंपैंजी नहीं है, ये एक रेयर हाइब्रिड है, ह्यूमन और चिंपैंजी का कॉम्बिनेशन, और इस स्पीशीज को कहते हैं ह्यूमैनजी। एनिमे में यहाँ पर थोड़ी हिस्ट्री बताई जाती है। 1850 में साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन ने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पब्लिश किया था, जिसमें इवोल्यूशन थ्योरी एक्सप्लेन की गई थी। और शायद इस थ्योरी ने इस दुनिया में कुछ ऐसा जन्म दिया जो नेचर के रूल्स को ही चैलेंज करता है। कुछ साल बाद हम मिलते हैं एक लड़के से जिसका नाम है चार्ली, जिसकी देखभाल एक अच्छी औरत हाना ने की थी। एक दिन हाना टेंशन में जंगल के पास खड़ी थी क्योंकि चार्ली स्कूल के पहले दिन से ही गायब हो गया है। वो जोर जोर से उसका नाम चिल्लाती है, चार्ली चार्ली। और तभी पेड़ के ऊपर से स्विंग करते हुए चार्ली एंट्री लेता है। वो हाना को मॉम और उसके पास खड़े आदमी को डैड बुलाता है। पता चलता है कि जब चार्ली छोटा था तब हाना और उसके हस्बैंड ने उसे अडॉप्ट किया था और उसे अपने बायोलॉजिकल चाइल्ड की तरह रेज किया था। हाना उसे समझाती है कि चार्ली, सब लोगों को रिस्पेक्ट करना होगा और प्लीज पेड़ों पर झूमना बंद कर दो। डैड मजाक में पूछते हैं, आज स्कूल का पहला दिन है, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? चार्ली बिल्कुल ही शांत है। उसके हिसाब से आज का दिन बहुत ही मजेदार जाने वाला है। जब वो स्कूल गेट पर पहुंचता है, हाना फिर टेंशन लेने लग जाती है। उन्होंने चार्ली को यहाँ इसीलिए भेजा है ताकि वो नॉर्मल लाइफ जी सके, फ्रेंड्स बनाए, पढ़ाई करे और एक बच्चे की तरह आगे बढ़े। गुड बाय कहने से पहले मॉम फिर से वार्निंग देती है, आज कोई शरारत मत करना। और डैड उसे रीअश्योर करते हैं, रिलैक्स, हमारा बेटा स्पेशल है। जैसे ही चार्ली स्कूल में आता है, पूरी क्लास में गप्पेबाजी शुरू हो जाती है। कुछ स्टूडेंट्स उसे बंदर मैन कहकर बुलाते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि चार्ली एक साइंटिस्ट डॉक्टर ग्रॉसमैन और एक चिंपांजी का बेटा है, क्यूरियोसिटी लेवल फुल मैक्स हो जाती है। और फिर कोई और बोलता है, चार्ली तो व्हाइट हाउस ही विजिट कर चुका है। बस फिर क्या था, सब लोग उसके बारे में और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। चार्ली को इन सब की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो क्लास में सबके साथ बहुत ही पोलाइटली बिहेव करता है, जैसे लोगों की गपशप उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। क्लास की कुछ लड़कियां तो चार्ली को देखते ही बोल पड़ती हैं, OMG, ये तो सुपर क्यूट है, अगर इसका इंस्टाग्राम होता तो मिलियन फॉलोवर्स पक्का होते। एक गर्ल आइडिया देती है कि चार्ली को अपने ग्रुप में इनवाइट करते हैं और उसके साथ एक वर्चुअल लिविंग फोटोज बनाएंगे। सारी गर्ल्स एक्साइटेड हो जाती हैं, लेकिन एक लड़का डर के मारे मना कर देता है। भाई, मैंने पढ़ा था चिंपांजी 300 किलो तक वेट उठा सकते हैं और अगर इससे मैंने पंगा लिया तो मैं सीधा हॉस्पिटल में लूंगा। थोड़ी देर बाद स्कूल के बाहर एक ड्रामा शुरू हो जाता है। एक बिल्ली पेड़ के ऊपर फंस गई है और ब्रांच टूटने वाली होती है। स्टूडेंट्स नीचे खड़े होकर बस तमाशा देख रहे होते हैं। कोई बोलता है एम्बुलेंस बुलाओ, कोई बोलता है टीवी स्टेशन को कॉल करो। तभी एक लड़की आगे बढ़ती है, लूसी, स्कूल की नर्ड नाम से फेमस है। सब लोग उसे रोकने लगते हैं, हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है लूसी। लेकिन लूसी किसी की नहीं सुनती और पेड़ पर चढ़ने लगती है। सब स्टूडेंट्स नीचे खड़े होकर देखते हैं कि वो सच में बिल्ली को बचा पाएगी या नहीं। बिल्ली भी पैनिक कर जाती है और ह्यूमंस पर ट्रस्ट नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे वो लूसी के पास आने लगती है। तभी अचानक लूसी स्लिप हो जाती है। वो मुश्किल से एक टहनी को पकड़ लेती है। नीचे से स्टूडेंट चिल्लाते हैं, जल्दी नीचे उतर जाओ, और गिर गई तो सबके सामने एम्बैरेसिंग हो जाएगा।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टहनी क्रैक होने लगती है। दूर खड़ा चार्ली अपने रडार जैसे ईयर से डेंजर फील कर लेता है और अगले ही सेकंड से वो खिड़की से निकलता है और हवा में ही लूसी और बिल्ली दोनों को ही पकड़ लेता है। सब कुछ इतना फास्ट होता है कि किसी को कुछ समझ नहीं आता। नीचे खड़ी भीड़ शॉक में रह जाती है, सबके मुंह खुले रह जाते हैं। फिर तुरंत फोन निकालते हैं और टिकटॉक के लिए रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये सीन बिल्कुल ही चमत्कारी जैसा लग रहा होता है। लूसी थैंक यू बोलने वाली होती है, लेकिन चार्ली शांति से बोलता है बिल्ली बिल्कुल ठीक है और बिल्ली को उसके हाथ में वापस दे देता है। उस मूवमेंट को देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। कोई बोलता है ये सच में चिंपैंजी है। एक लड़का कंफ्यूज होकर कहता है नॉर्मल चिंपैंजी ये सब नहीं कर सकता, ये बंदा तो किसी दूसरे यूनिवर्स का क्रिएचर लग रहा है मुझे। सीन शिफ्ट होता है। स्कूल कैफेटेरिया में चार्ली शांति से लंच खा रहा होता है। लूसी हिम्मत जुटाकर उसके पास आती है और पूछती है यहाँ कोई बैठा है क्या। चार्ली थोड़ा हेजिटेट करता है, फिर कहता है जहाँ चाहो बैठ जाओ। लूसी बैठ जाती है और थोड़ा ऑकवर्ड साइलेंस के बाद सडनली फिलॉसफी की एक बात छेड़ देती है। वो एक फिलोसोफर का फेमस सवाल पूछती है, व्हाट इज इट लाइक टू बी अ बैट, यानी कि चमगादड़। एक चमगादड़ दुनिया को कैसा देखता होगा। लूसी कहती है कि अगर किसी को ये समझना है तो उसे खुद चमगादड़ बनना पड़ेगा। चार्ली उसकी बात समझ जाता है और शांति से कहता है जो पूछना है पूछ लो। लूसी थोड़ी नर्वस होकर चार्ली से कन्फेस करती है कि उसे एक चीज जाननी है, हाइब्रिड होना कैसा फील होता है, क्या तुम दुनिया को नॉर्मल लोगों से अलग देखते हो। चार्ली थोड़ा सोचता है, फिर शांति से कहता है मैं तो हमेशा यही सोचता हूँ इंसान होना कैसा फील होता होगा। ये सुनकर लूसी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, जैसे उसने लॉटरी जीत ली हो। वो तुरंत बोल पड़ती है चार्ली क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे। चार्ली सिंपल स्माइल देता है और डील पक्की हो जाती है। लूसी फिर बताती है कि उसने स्कूल बोर्ड को चार्ली के बारे में प्रेजेंटेशन दिया था ताकि स्कूल में उसके लिए एक सूटेबल प्लेस अरेंज किया जा सके। तभी दो गर्ल्स आती हैं और एक्साइटेड होकर बोलती हैं कि चार्ली एक फोटो मिल सकती है क्या। चार्ली कैजुअली कहता है ओके। फोटो लेते वक्त वो नोटिस करती हैं कि चार्ली की प्लेट में सिर्फ वेजिटेबल्स हैं। वो पूछती है तुम मीट नहीं खाते। चार्ली जवाब देता है मुझे पता भी नहीं मैंने कभी मीट खाया है या नहीं, मेरे पेरेंट्स वीगन है तो मैं भी बस उन्हें फॉलो करता हूँ। तभी वहाँ एंट्री होती है एक घमंडी लड़के की। उसका एटीट्यूड पूरा अग्रेसिव है और वो चार्ली को मॉक करने लगता है। गर्ल्स उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन ऑसी रुकने वाला नहीं है। वो एक ट्रिकी क्वेश्चन फेंकता है, तुम वीगन्स एनिमल से इतना प्यार करते हो ना, तो बताओ अगर एक चूहा जिसको एक बीमारी है तुम्हें वो काट रहे और सिर्फ एक लाइफ बच सकती हो तो क्या करोगे। चार्ली सीधा जवाब देता है मैं तो चूहे को मार दूंगा। ऑशी शॉक हो जाता है, क्या मुझे लगा वीगन्स के लिए चूहे की लाइफ भी एक इंसान के बराबर होती है। चार्ली शांति से बोलता है अगर मैं उसे ना मारूं तो मैं मर जाऊंगा। सिंपली ऑसी जोर जोर से चिल्लाने लगता है, देखा एंड में वीगन्स भी मीट ईटर जैसे ही होते हैं। तभी एक ब्लॉन्ड बॉय आता है और ऑसी को बोलता है बस कर। चार्ली डिबेट खत्म करते हुए एक कोड लाइन बोलता है, और अगर वो डिसीज तुम्हें होती तो मैं तुम्हें भी मार देता। ये लाइन सुनकर पूरा ग्रुप शॉक हो जाता है। लूसी को ये अजीब लगता है तो वो चुपके से चार्ली का पीछा करने लगती है। चार्ली एक्चुअली एक बटरफ्लाई को बचाने की कोशिश कर रहा था जिसे एक स्पाइडर खाने वाली थी। ये देखकर लूसी कम्प्लीटली शॉक हो जाती है और इम्प्रेस भी होती है। तभी चार्ली की मॉम वहाँ पहुँच जाती है। चार्ली क्विकली प्रिटेंड करता है कि मैं तो बस स्पाइडर का खाना छीन रहा था, लेकिन उसकी मॉम जल्दी से उसे बोलती है कि घर पर कोई वेट कर रहा है और उसे जल्दी आना होगा। चार्ली और उसकी मॉम वहाँ से चले जाते हैं। लूसी दूर खड़ी सभी देख रही होती है और उसे समझ आ जाता है कि चार्ली एक्चुअली बहुत ही जेंटल और दयालु लड़का है। वो कुछ नहीं कहती, बस चुपके से स्माइल करती है। कार में बैठकर चार्ली की मॉम पूछती है कि स्कूल का पहला दिन कैसा था, मजा आया। चार्ली का फेस ऐसा होता है जैसे उसे क्वेश्चन ही समझ नहीं आया हो। फिर वो पूछती है कि दोस्त बने या पूरा दिन तुम पेड़ पर ही घूमते रहे। चार्ली सिंपली कहता है नहीं, और दोनों खामोशी में घर वापस चले जाते हैं। लेकिन स्टोरी यहीं पर पीसफुल नहीं होती। सीन अचानक शिफ्ट होता है एक कंप्लीटली डिस्ट्रॉयल लोकेशन पर। हर तरफ इंजर्ड लोग पड़े होते हैं, बिल्डिंग उड़ चुकी है। वहाँ एक सिंबल बना हुआ है, मंकी फेस की ड्राइंग, और उसके नीचे सिग्नेचर है एनिमल लिबरेशन अलायंस। अगला सीन दिखाता है कि कुछ लोग बॉम्बिंग सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनमें से कोई बोलता है कि शायद वहाँ पर बच्चे भी थे, लेकिन उनका बॉस बिल्कुल केयर नहीं करता। वो बहुत ही खड़ी आवाज में बोलता है ये सिर्फ शुरुआत है, जंग का आगाज हो चुका है और जंग में किसी पर भी तरस नहीं होता। कोलैटरल डैमेज तो रोज का काम है। बॉस फिर पूछता है कितने एनिमल्स बचाए गए। मिनियन रिपोर्ट करते हैं सर हमें सिर्फ ह्यूमंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। ये सुनते ही बॉस गुस्से से पागल हो जाता है और चिल्लाता है तरस हमें जानवरों पर दिखाना है, इंसानों पर नहीं। और यहीं
इस स्टोरी एक डेंजरस डायरेक्शन लेने वाली होती है। एनिमल लिबरेशन का बॉस अपनी ट्विस्टेड विचारधारा को एक्सप्लेन करता है। उसके हिसाब से एनिमल सिर्फ इसलिए पैदा होते हैं ताकि ह्यूमंस उन्हें टॉर्चर करें और वो मारे जाएं। ये बात सुनकर उनके फॉलोअर्स भी इमोशनल हो जाते हैं। कुछ लोग तो लिटरली रोना शुरू कर देते हैं, जैसे बॉस का दर्द उनका अपना दर्द है। तभी एक मेंबर फ्रेश न्यूज लेकर आता है। सर, एक्सप्लोजन का वीडियो हर वेबसाइट और सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। फिर वो एक फोटो उठाता है चार्ली की और सीरियस टोन में बोलता है, नेक्स्ट टारगेट ये लड़का है। 15 साल हो गए, अब और वेट नहीं करेंगे। जंग कंटिन्यू करने के लिए हमें चार्ली को हर हाल में कैप्चर करना होगा। सीन कट होता है और एक स्ट्रीट कॉर्नर पर जहां कुछ ओल्डर बॉयज आइस टी पीते हुए गॉसिप कर रहे थे। उनमें से एक पूछता है, तुमने वो वायरल क्लिप देखी? हाफ ह्यूमन हाफ बंदर वाला लड़का। इंटरनेट पर सब उसे चार्ली चार्ली कहते हैं और रूमर के हिसाब से वो किसी आसपास के स्कूल में पढ़ता है। फिर बात मुड़ती है एनिमल लिबरेशन अलायंस पर। सुना है कि वो कमबैक कर रही है। एक बंदा कंफ्यूज हो जाता है तो दूसरा एक्सप्लेन करता है, ये वही ग्रुप है जो 15 साल पहले लैब पर रेड करके चार्ली को रेस्क्यू करके ले गया था। जब उसे पता चला कि ये एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविस्ट है, वो मजाक में बोलता है, अगर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया तो सीधा जेल या मेंटल हॉस्पिटल भेजना चाहिए। दोनों जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। तभी एक फैमिली वहाँ से गुजर रही होती है। मॉम को याद आता है कि वो अपनी हेड शॉप में भूल गई है। उसकी छोटी डॉटर बोलती है, मॉम मैं ले आती हूँ। वो शॉप के अंदर जाती है, हेड मिल भी आती है और तभी बूम, एक मैसिव एक्सप्लोजन पूरी शॉप को उड़ा देता है। वो बेचारी लड़की अंदर ही फंस जाती है और मॉम बहुत ही टूटे दर्द से चिल्लाने लगती है और रोने लग जाती है। आग के अंदर जाने की कोशिश करती है लेकिन एक आदमी उसे रोक लेता है क्योंकि एरिया बहुत ही डेंजरस है। इस अटैक की न्यूज लाइटनिंग स्पीड से स्प्रेड हो जाती है। लोग तुरंत ब्लेम करने लगते हैं वीगन टेररिस्ट को और बिल्कुल उसी वक्त ALA एक वीडियो रिलीज करता है जिसमें वो अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। वो अनाउंस करते हैं कि एनिमल लिबरेशन अलायंस और मैसेज देते हैं, इंसानों को इंसानों की नस्ल की चीखें सुननी चाहिए जो उनके हाथ से सफर कर रही हैं। स्कूल में सभी स्टूडेंट्स फोन पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन चेक कर रहे होते हैं। ALA को ही मास्टरमाइंड समझा जाता है। ALA वही ऑर्गेनाइजेशन है जो 15 साल पहले चार्ली को लैब से रेस्क्यू करके ले गई थी। वो सालों से शैडोज में छुप कर बैठे थे और अब अचानक फुल एग्रेसिव मोड में आ गए हैं। चार्ली के पेरेंट्स न्यूज देखकर पैनिक हो जाते हैं और तुरंत स्कूल जाकर उसे पिक करने निकल जाते हैं। स्कूल में सभी स्टूडेंट्स चार्ली के बारे में खुसर-फुसर कर रहे होते हैं। तभी चार्ली अपने डैड के साथ स्कूल से बाहर निकल रहा होता है लेकिन जैसे ही वो जाने वाला होता है पुलिस चीफ अचानक सामने आ जाता है। वो पोलाइटली इनवाइट करता है, क्या आप थोड़ा ऑफिस में आएंगे, कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। घर पहुंचने के बाद चार्ली की मॉम गुस्से में होती है। वो एक्सप्लेन करती है कि पुलिस चीफ ने चार्ली को टेररिस्ट जैसा ट्रीट किया है जबकि वो खुद एक लॉयर है। डैड टेंशन में पूछता है, चार्ली कहाँ है? मॉम बोलती है कि वो बहुत थक गया था, मैंने उसे सोने भेज दिया। डैड सीरियस टोन में कहते हैं, शायद चार्ली को स्कूल से निकालना चाहिए। लेकिन हाना डिसएग्री करती है। वो कहती है कि वीगन या एक्टिविस्ट होना मतलब टेररिस्ट होना नहीं होता। डैड थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिकल सोचते हैं। वो वार्न करता है कि इंटरनेट कभी कभी इनोसेंट लोगों को भी टारगेट बना देता है। और तभी रूम में चार्ली एंट्री करता है और शांति से एक शॉकिंग लाइन बोलता है, मैं कल भी स्कूल जाऊंगा। अगले दिन में चार्ली को सब एलियन की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। सबको लगता है कि उसका टेररिस्ट ग्रुप से कनेक्शन हो सकता है। सीन कट होता है ALA के हाइडआउट पर। वो लोग भी सरप्राइज है कि इतने ड्रामा के बाद भी चार्ली नॉर्मल लाइफ जी रहा है और स्कूल जा रहा है। ग्रुप के मेंबर्स अभी भी शॉक में है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता कि 15 साल पहले चिंपैंजी के पेट से जो मिला था वही लड़का आज चार्ली बन चुका है। उनमें से कुछ लोग तो इमोशनल होकर बोलते हैं, हमें उससे मिलना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पुलिस ने चार्ली के आसपास बहुत ही टाइट सिक्योरिटी लगा रखी होती है। वहां जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है, इसलिए ग्रुप को अपना प्लान कैंसिल करना पड़ता है। तभी ग्रुप का एक मेंबर सीरियस टोन में बोलता है, चाहे जो हो जाए चार्ली को हमारी साइड ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। उसकी आंखों में ऑब्सेशन क्लियरली दिख रहा होता है। बॉय कहता है कि अगर वो खुद से नहीं आया तो मैं उसे फोर्स करके ले आऊंगा। उसके पास चॉइस ही नहीं होती और यहीं से क्लियर हो जाता है कि चार्ली सिर्फ एक नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है बल्कि एक ऐसी की बन चुका है जिसके लिए दोनों साइड्स कुछ भी कर सकती हैं। उधर स्कूल में एटमॉस्फेयर बिल्कुल हैवी हो चुका होता है। सब स्टूडेंट्स शॉक में होते हैं और दुखी भी होते हैं क्योंकि उनकी एक फ्रेंड बॉम्ब ब्लास्ट में मारी गई। कई स्टूडेंट तो रो रहे होते हैं लेकिन इसी बीच कैफेटेरिया के एक कॉर्नर में चार्ली शांति से लंच कर रहा होता है, बिल्कुल आम तरीके से। दूर से आय नाम का लड़का ये सब देख रहा होता है। उसे ये सीन बिल्कुल हजम नहीं होता। उसके माइंड में बस एक ही थॉट चल रहा होता है, सब लोग रो रहे हैं और ये बंदा ऐसे लंच कर रहा है जैसे कुछ नहीं हुआ है। आय का गुस्सा सडनली एक्सप्लोड हो जाता है। वो सीधा चार्ली के पास जाता है और तेज आवाज में बोलता है, तुम इतने शांत कैसे हो सकते हो? हमारी एक फ्रेंड मर गई है और तुम यहाँ ऐसे आराम से खा रहे हो।
कैफेटेरिया में टेंशन और बढ़ जाती है। सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे से आर्ग्यू कर रहे होते हैं कि वीगन्स और एक्टिविटिस्ट सिटी को बर्बाद कर रहे हैं। तभी सडनली लूसी एंट्री लेती है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट एटीट्यूड के साथ। वो लाउड वॉइस में बोलती है, जो ग्रुप अटैक कर रहे हैं वो चार्ली के लेवल के भी नहीं है। पूरा कैफेटेरिया एक मोमेंट के लिए शांत हो जाता है, लेकिन लड़का तुरंत जवाब देता है, हमें सवाल पूछने का हक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच सुना है ना। फिर वो सस्पिशियस टोन में बोलता है, और वैसे भी चार्ली को ALA नहीं बचाया था, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सस्पिशियस लगता है। ये सुनकर माहौल और भी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। लूसी क्लियरली इरिटेट हो जाती है, उसको ये पॉइंटलेस गॉसिप बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता। वो चार्ली की तरफ मुड़कर शांति से कहती है और बिना किसी को और चांस दिए चार्ली का हाथ पकड़कर उसे कैफेटेरिया से बाहर ले जाना चाहती है। लेकिन कुछ सेकंड बाद चार्ली अचानक वापस मुड़ता है। वो फिर से स्टूडेंट्स के सामने आकर शांति से बोलता है, तुम लोग क्या खाते हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा ग्रुप कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। चार्ली आगे कहता है कि बस एक चीज मैटर करती है, तुम लोग अच्छे इंसान हो या नहीं। फिर वो अपने वीगन होने का रीजन क्लियर करता है, मैं वीगन हूँ क्योंकि मुझे पसंद है, बस इसमें किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग पक्षी, गाय, सुअर, मछली जो मर्जी खाना चाहो खाओ, तुम्हारी चॉइस है, मैं जज नहीं करूंगा। ये लाइन सुनते ही सभी स्टूडेंट्स एकदम ही दंग रह जाते हैं। आए तो कम्प्लीटली शॉक हो जाता है। वो शॉक में बोलता है कि तुम पागल हो गए हो। चार्ली फिर से एक क्वेश्चन पूछता है, इंसान इंसान को मारकर क्यों नहीं खा सकते। सभी स्टूडेंट्स ऑकवर्ड साइलेंस में खड़े रहते हैं। चार्ली खुद ही आंसर का लॉजिक एक्सप्लेन करता है, क्योंकि वो लोग एक दूसरे को दर्द नहीं देना चाहते, तो हमें एनिमल्स को भी दर्द नहीं देना चाहिए। उनके पास भी नर्वस सिस्टम है, वो भी दर्द महसूस करते हैं, तो फिर ह्यूमंस ही स्पेशल एक्सेप्शन क्यों है। चार्ली का ये साइकोलॉजिकल क्वेश्चन के बाद कैफेटेरिया में ऑकवर्ड साइलेंस छा जाती है। तभी एक और लड़का आर्ग्यू करने की कोशिश करता है और बोलता है, इंसान बस थोड़े अलग होते हैं। चार्ली सीधा उसकी आंखों में देखकर पूछता है, अलग कैसे, एग्जैक्टली क्या अलग है। उसका दिमाग लिटरली बंद हो जाता है, सुन्न पड़ जाता है, जब उसके पास कोई प्रॉपर आंसर हो ही ना। आय समझ जाता है कि डिबेट उसके हाथ से निकल रही है, तो वो सडनली टॉपिक को ट्विस्ट करता है और लाउड वॉइस में बोलता है, बस करो सभी लोग, इस आधे इंसान और आधे बंदर से बहस करने का कोई फायदा नहीं है, इसका दिमाग तो एक OS पर चलता है। ये बेसिकली माहौल फिर से ऑकवर्ड हो जाता है। आय और ट्रेव गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं और चार्ली और लूसी कैफेटेरिया से बाहर निकलते हैं। तभी उनकी मुलाकात होती है एक लड़के गेल से। गेल खुद को प्राउडली चार्ली का दोस्त डिक्लेयर करता है। वो थोड़ा स्माइल करके बोलता है, बस तुमने जो बोला काफी ज्यादा गहरा था, अभी के लिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम थोड़ा छुप कर रहो। और वो बहुत ही आम टोन में ऐड करता है कि इसीलिए बेटर है यहाँ से निकल लो। चार्ली क्वाइटली उसकी बात सुनता है और टेंशन वाली सिचुएशन से दूर चल पड़ता है। लूसी चार्ली को स्कूल के एक सीक्रेट बेस पर ले जाती है। ये बेसिकली स्टूडेंट्स का हाइड आउट है, जहाँ वो क्लास बंक करके चिल मारते हैं। चार्ली थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और जनरली बोलता है, थैंक्स मुझे यहाँ लाने के लिए। लेकिन लूसी सीरियस होकर कहती है कि सच बोलूं, तुम्हें अपना जल्दी से एड्रेस चेंज कर लेना चाहिए और मुझे लगता है कि यहाँ रहना सेफ नहीं है, और वो खुद भी इस जगह से पक चुकी है। लेकिन फिर वो क्यूरियस होकर पूछती है, वैसे तुम्हारी फैमिली यहाँ से शिफ्ट होकर कहाँ जाएगी। चार्ली थोड़ा सोचता है। चार्ली एक्सप्लेन करता है कि दूर से देखो तो चींटी एक सिंगल यूनिट लगती है, लेकिन पास से आकर देखो तो हर एक चींटी अलग होती है। कोई आलसी होती है, कोई प्लानिंग कर रही होती है, कोई लेन देन कर रही होती है। DNA सेम होता है पर बिहेवियर और पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। लूसी पहले तो उसकी गहरी बात को एंजॉय कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो चींटी के एग्जांपल्स को और ज्यादा समझती है, वो चौंक जाती है। फिर चार्ली और भी ज्यादा पर्सनल हो जाता है। वो बताता है कि मैं ज्यादा बाहर नहीं जाता था, मैं दुनिया को सिर्फ बुक्स और इंटरनेट से ही जाना है, मेरे लिए बस मेरे पेरेंट्स ही मेरी दुनिया है। लेकिन अब जब वो रियल ह्यूमंस को क्लोज से ऑब्जर्व कर रहा है तो उसे एक इंटरेस्टिंग रियलाइजेशन हुई है। चार्ली शांति से बोलता है, सच कहूँ ह्यूमंस काफी इंटरेस्टिंग है। उसकी बात सुनकर वो हंसने लग जाती है। फिर कैजुअली बोलती है, वैसे तुम्हारे सोशल्स क्या हैं, चलो म्यूचुअल बन जाते हैं। और यहीं से लगता है कि चार्ली और लूसी की फ्रेंडशिप और स्ट्रांग होने वाली है। उधर चार्ली के घर के बाहर पुलिस अभी भी टाइट सर्वेलेंस लगा रखी होती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कॉप्स उसे स्टॉक कर रहे हो। एक अनाड़ी पुलिस वाला अपने सीनियर से पूछता है, सर हम चार्ली पर इतना हैवी वॉच क्यों कर रहे हैं। मेरा खुद का बेटा तो चार्ली का बड़ा फैन है। लेकिन सीनियर ऑफिसर पुरानी भयानक स्टोरी सुनाता है। कई साल पहले पुलिस को एक चिंपैंजी को गार्ड करना पड़ रहा था, और गार्ड भी कोई नॉर्मल नहीं, पूरे 1000 पुलिस वाले। सब लोग घंटों घंटों की ड्यूटी से थक चुके होते थे। तभी अचानक अलार्म बजने लगता है। उसने उस दिन कुछ ऐसा देखा जो वो कभी नहीं भूल सकता। एक सिर्फ 5 साल का चिंपांजी ने अटैक कर दिया और उसने 7 ताकतवर पुलिस ऑफिसर को बहुत ही बुरी तरीके से इंजर कर दिया। सबको सीधा हॉस्पिटल भेजना पड़ा। ये स्टोरी सुनते ही वो पुलिस वाला डर जाता है। उसका रिएक्शन ऐसा होता है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसका बॉस स्टोरी का लास्ट पार्ट बताता है। वो कहता है कि उस घटना के बाद जो पुलिस ऑफिसर्स घायल हुए थे उन्होंने तुरंत रिटायरमेंट ले ली थी। उनमें उसका सबसे क्लोज फ्रेंड भी था। उस दिन के बाद पूरा केस चुपचाप
दबा दिया गया। मीडिया से चार्ली का नाम और उसकी स्टोरी ऑलमोस्ट गायब हो गई है ताकि पब्लिक ड्रामा और पैनिक खत्म हो जाए। बॉस को पूरा यकीन है कि इस केस के पीछे कुछ बहुत पावरफुल लॉयर लगे हुए हैं जो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन बाहर आने नहीं देते। वो कहता है कि उसे ये नहीं पता कि चार्ली सच में टेररिस्ट बनेगा या नहीं, लेकिन एक बात उसके दिमाग से कभी नहीं निकलती, उसके हिसाब से चार्ली जैसे क्रिएचर शायद इस दुनिया में होना नहीं चाहिए थे। सीन शिफ्ट होता है लूसी पर, जहाँ वो आराम से चार्ली के साथ चैट कर रही होती है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। तभी अचानक एक अजनबी आदमी उससे रास्ते में टकरा जाता है। वो सीधा लूसी से पूछता है कि वो चार्ली को जानती है। ये सुनते ही लूसी तुरंत अलर्ट हो जाती है और डिफेंसिव टोन में पूछती है कि उसे चार्ली के बारे में क्यों जानना है। वो आदमी कैजुअली बोलता है कि वो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट से आया है। लूसी को उसकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि किसी और को जाकर तंग करो और उसे अकेला छोड़ दो, लेकिन वो आदमी फिर भी रुकता नहीं है और लूसी का ध्यान फिर से खींच लेता है। लूसी थोड़ी इरिटेट होकर उससे कहती है बेहतर है कि वो यहाँ से चला जाए और सिचुएशन को खराब ना करे। तभी वो आदमी ऑलमोस्ट रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है कि बस एक सेकंड रुक जाओ। फिर वो एक ऐसा सवाल पूछता है जो काफी गहरा और अनकंफर्टेबल कर देने वाला था। वो शांत आवाज में पूछता है इस दुनिया में एक बंदर आदमी का होने का क्या मतलब है? आखिर चार्ली जैसे हाफ ह्यूमन हाफ चिंपांजी इस दुनिया में एग्जिस्ट क्यों करते हैं? लूसी को उस आदमी की बातें सुनकर थोड़ा अजीब फील होने लग जाता है। उसके दिमाग में तुरंत ये थॉट आना शुरू हो जाते हैं कि शायद ये कोई स्टॉकर हो सकता है। वो बहुत ही शक की निगाहों से उसे देखने लग जाती है और थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश करती है। तभी वो आदमी बिल्कुल शांत रहकर लूसी की बाइक की तरफ इशारा करता है जिसमें उसका नाम क्लियरली दिखता है। वो कैजुअली बोलता है कि उसने बस वहीं से उसका नाम देख लिया था, इसलिए डायरेक्टली उससे बात कर रहा है। फिर वो आदमी एक्सप्लेन करता है कि उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं है, वो सिर्फ कुछ सवाल पूछना चाहता है। वो अपनी आइडेंटिटी क्लियर करते हुए बताता है कि वो रिसर्च लेबोरेटरी का स्टाफ मेंबर है जहाँ चार्ली का जन्म हुआ था। उसके अकॉर्डिंग चार्ली हर साल वहाँ चेकअप के लिए आता है, इसलिए वो उसे काफी टाइम से जानता है। वो आदमी लूसी से शांत टोन में पूछता है क्या चार्ली आजकल ठीक चल रहा है, सब नॉर्मल है या नहीं है? लूसी थोड़ा सोचकर ईमानदारी से सब बता देती है। वो कहती है कि स्कूल में कुछ रिफॉर्मिस्ट टाइप के स्टूडेंट्स उसे काफी तंग कर रहे हैं। हर जगह उसके बारे में गप्पेबाजी हो रही है, बहस हो रही है और बिना किसी बात का ड्रामा हो रहा है। लेकिन सबसे अजीब बात तो यह है कि चार्ली को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बिल्कुल शांत रहता है, जैसे उसके आसपास का शोर उसके लिए सिर्फ एक बैकग्राउंड नॉइज है। लूसी फिर अपनी बात को एक इंटरेस्टिंग पहेली के साथ एंड करती है। वो कहती है कि चार्ली उसके लिए बिल्कुल एक चिमगादड़ जैसा है। जैसे चिमगादड़ दुनिया को एक अलग तरीके से देखता है, वैसे ही चार्ली उसे दुनिया को बिल्कुल एक अलग तरीके से देखना सिखा रहा है। उसकी सोच और नजरिया आम लोगों से काफी अलग है। ये बात सुनकर वो आदमी हल्का सा सर हिलाता है, जैसे उससे लूसी का आंसर काफी इंप्रेसिव लगा हो। लेकिन अगले ही मोमेंट में जब लूसी दोबारा उसकी तरफ देखती है, वो आदमी वहाँ से गायब हो चुका होता है, जैसे हवा में ही गायब हो गया हो। अगला सीन अगले दिन का है, जहाँ लूसी को रिसर्च इंस्टीट्यूट ले जाता है। वहाँ इंस्टीट्यूट का बिग बॉस उसे तुरंत कल वाले मिस्टीरियस आदमी के बारे में पूछता है। लूसी पूरे डिटेल में बताती है कि कैसे एक स्ट्रेंजर उससे मिला, कैसे उसने खुद को इंस्टीट्यूट का स्टाफ मेंबर बताया और चार्ली के बारे में क्वेश्चन पूछने लगा। बहुत शांत होकर उसकी बात सुनता है, लेकिन फिर एक दंग कर देने वाली बात बोलता है। वो साफ साफ कह देता है कि इंस्टीट्यूट में उस जैसा कोई भी एम्प्लॉय नहीं है। मतलब सिंपल सी बात है, जो आदमी लूसी से मिला वो झूठ बोल रहा था। ये सुनते ही सिचुएशन और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। अब ये रहस्य और भी ज्यादा गहरा हो गया है कि वो आदमी कौन था, चार्ली में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा था। उसके बाद स्टोरी का मूड थोड़ा लाइट हो जाता है। चार्ली के डैड लूसी को डिनर के लिए घर पर इनवाइट करते हैं। चार्ली ने पहली बार किसी फ्रेंड का जिक्र किया है, इसीलिए उसकी मॉम के लिए बहुत बड़ी बात है और समझना चाहती है कि आखिर कौन है वो लड़की जिसने चार्ली को इतना कंफर्टेबल फील कराया है कि वो उसे अपनी दोस्त कह रहा है। सब लोग काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, बातचीत फ्रेंडली मूड में चल रही होती है। तब चार्ली के डैड कैजुअली लूसी से पूछते हैं क्या वो ईवा से मिलना चाहेगी। लूसी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है कि ईवा कौन है, क्या वो पड़ोसी है। तब चार्ली बिल्कुल स्ट्रेट फेस के साथ शांति से बोलता है कि ईवा उसकी बायोलॉजिकल मदर है। ये सुनते ही लूसी को पहले तो लगता है कि शायद वो मजाक कर रहा है, लेकिन जब वो लोग उससे मिलने के लिए उसे ले जाते हैं तब लूसी का रिएक्शन देखने लायक होता है। उसकी आंखें और मुंह दोनों खुले रह जाते हैं क्योंकि उसके सामने एक शॉकिंग सच्चाई होती है। चार्ली की बायोलॉजिकल माँ ईवा कोई ह्यूमन नहीं है बल्कि एक चिंपैंजी है। और सबसे सरप्राइजिंग बात तो यह है कि ईवा अभी भी जिंदा है। इधर वो आतंकी ग्रुप ALA फुल प्लानिंग मोड में है। उनका गोल सिंपल है, चार्ली को किडनैप करना और उसे अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए यूज करना। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल टेंशन नहीं लेता, जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल में है। ईवा जो एक चिंपैंजी है, सबको लग रहा था कि ये मूवमेंट बहुत ही इमोशनल होगा, शायद एक इमोशनल रियूनियन होगा। लेकिन जब चार्ली वहां पहुंचता है, लेकिन सीन बिल्कुल ही अलग होता है। जहां सभी लोग इमोशंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, चार्ली वहां बिल्कुल ही शांत चिल रहता है, जैसे उसके
अंदर कोई भी इमोशन नहीं है। चार्ली वहाँ बिल्कुल ही स्ट्रेट बात करता है, वो क्लियर बोल देता है उसके लिए ईवा बस एक फीमेल चिंपैंजी है जिसने उसे जन्म दिया था। उसके अंदर कोई भी इमोशनल अटैचमेंट या टिपिकल मदर सन वाला कनेक्शन फील नहीं होता, ना कोई मेमोरी इशू है। सब लोग जहाँ एक इमोशनल सीन एक्सपेक्ट कर रहे थे वहाँ चार्ली का रिएक्शन बिल्कुल शांत और डिटैच्ड होता है। लेकिन अगर सच देखा जाए तो ईवा की लाइफ खुद एक ट्रेजिक स्टोरी जैसी है। जब वो सिर्फ एक छोटी सी बेबी चिंप थी तब हंटर्स ने उसे जंगल से पकड़ लिया था। उस इंसिडेंट में उसके पेरेंट्स भी मारे गए। उसके बाद ईवा की जिंदगी एक जगह से दूसरी जगह घूमती रही। कभी उसे यूरोप के जूज में ले जाएगा, कभी सर्कस वालों ने उसे खरीद लिया। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे उसे एक जगह से दूसरी जगह बेचा जा रहा हो। आखिरकार सालों बाद उसे कैलिफोर्निया के एक बायोलॉजिकल रिसर्च लैब में परमानेंटली रख लिया गया। यहीं पर उस वक्त के लैब डायरेक्टर डॉक्टर ग्रॉसमैन को एक शॉकिंग डिस्कवरी होती है। उन्हें रियलाइज होता है कि ईवा कोई नॉर्मल चिंपैंजी नहीं है, उसका IQ लेवल बहुत ही ज्यादा ऊपर है। ईवा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट समझ लेती है और इतना ही नहीं, वो तो पोएट्री तक लिख लेती है। हाई एक चिंपैंजी पोएट्री लिख रहा है। डॉक्टर ग्रॉसमैन उसे इतना ज्यादा फैसिनेट हो जाते हैं कि उसके ऑब्सेशन थोड़ा ज्यादा ही ऑब्वियस होने लगता है। लैब के स्टाफ के बीच गॉसिप चलना चालू हो जाती है। बॉस को शायद चिंपैंजी पर क्रश आ गया है। सब लोग इसे बस एक वियर्ड रूमर समझ रहे थे, लेकिन फिर स्टोरी में आता है अल्टीमेट प्लॉट ट्विस्ट। पता चलता है कि ग्रॉसमैन सिर्फ एक फैसिनेटेड नहीं, वो तो एक पागल साइंटिस्ट मोड में चला गया है। और फिर ग्रॉसमैन ने सबसे क्रेजी स्टेप लिया। उसने सीक्रेटली जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके खुद पर और ईवा पर एक्सपेरिमेंट किए और इसी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है चार्ली, एक ह्यूमन चिंपैंजी हाइब्रिड ह्यूमैंजी। ये सब बिल्कुल ही सीक्रेट था। लैब के किसी भी स्टाफ को इसकी असली सच्चाई नहीं पता चली। लेकिन 15 साल पहले एक मिस्टीरियस अटैक हुआ जिसके बाद डॉक्टर ग्रॉसमैन ने बिल्कुल मूवी स्टाइल में अपने आप को गायब कर दिया। जाने से पहले उसने लैब के सारे रिसर्च डाटा डिलीट कर दिए ताकि कोई भी उनके एक्सपेरिमेंट्स का प्रूफ ना ढूंढ सके। और फिर वो बस गायब हो गया। ना कोई ट्रेस, ना कोई सबूत, ना कोई एक्सप्लेनेशन। पीछे एक सिर्फ बड़ा सा मिस्ट्री रह गया। उसने चार्ली जैसे हाइब्रिड को क्रिएट क्यों किया? लूसी जो बिल्कुल इनोसेंट सोल है सीधा एक सिंपल सा सॉल्यूशन देती है। अगर इतना मिस्ट्री है तो ईवा से डायरेक्टली क्यों नहीं पूछ लेते? लेकिन तब डायरेक्टर रियलिटी चेक कर देता है। वो समझाता है कि चार्ली के बर्थ के वक्त जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसने ईवा के ब्रेन को परमानेंटली डैमेज कर दिया है। अब उसकी इंटेलिजेंस पहले जैसी नहीं रही। अब तो उसकी मेंटल एबिलिटी एक नॉर्मल चिंपैंजी से भी नीचे हो चुकी है। इसीलिए उसे हमेशा लैब में ही रखना पड़ता है। ग्रुप वहां से जाने ही वाला होता है कि अचानक ईवा कुछ अजीब हरकत करती है। वो अल्फाबेट और नंबर्स कार्ड को अरेंज करके एक स्ट्रेंज सीक्वेंस बनाती है। सीन थोड़ा मिस्टीरियस हो जाता है। फाउलर इसे बस एक रैंडम ग्लिच समझकर इग्नोर कर देता है। उसके हिसाब से इसका कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है। लेकिन लूसी का फीमेल लीड इंट्यूशन कुछ और ही कह रहा होता है। उसे लगता है कि ईवा एक्चुअली कोई मैसेज देने की कोशिश कर रही है, शायद भविष्य से संबंधित कोई हिडन सिग्नल। थोड़ा इमोशनल मूवमेंट के बाद लूसी सैडनेस को साइड में रख देती है और डिनर इनवाइट एक्सेप्ट कर लेती है। हाना जो लॉयर है बिल्कुल फ्यूचर मदर इन लॉ वाली एनर्जी में आ जाती है। वो लूसी का बड़ा वार्म वेलकम करती है और उसके लिए एक मैसिव वीगन फीस्ट सर्व कर देती है। लूसी भी फुल चिल मूड में डिनर और वाइब्स एंजॉय कर रही होती है। लेकिन उसी बीच हाना थोड़ा सा इंट्रोगेशन स्टार्ट कर देती है। कैजुअल टोन में वो लूसी से पूछने लग जाती है ये चार्ली स्कूल में कैसा कर रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है। डिनर के बीच में लूसी अचानक चार्ली के पेरेंट्स से पूछती है कि क्या उसे भी वीगन बन जाना चाहिए। उसके दिमाग में काफी क्वेश्चन चल रहे होते हैं। क्या वीगन होना हेल्थ के लिए बेटर है? क्या मोरली भी ये सही चॉइस है? और क्या इसी वजह से ALA वाले एक्सट्रीमिस्ट इतना अग्रेसिव हो रहे हैं? हाना तुरंत सिचुएशन क्लियर कर देती है। वो सीधा बोलती है कि घर में किसी को जबरदस्ती वीगन नहीं बनाया गया है। यहाँ कोई किसी को हरी घास खाने के लिए फोर्स नहीं कर रहा है। लेकिन किसी को सब्जी खिलाने के नाम पर वायलेंस करना तो बिल्कुल ही गलत है। वो सीधा क्राइम है। तब वर्डी कन्वर्सेशन में स्टेप करता है। वो लूसी से कहता है कि अगर वीगन बनने से उसकी अंतरात्मा को शांति मिलती है तो वो ट्राई कर सकती है, लेकिन एकदम एक्सट्रीम जंप लेने की जरूरत नहीं है। वो छोटे छोटे स्टेप्स को स्टार्ट कर सकती है, जैसे दिन में एक मील वीगन रखना है या वीक में एक दिन। बर्डी एक ऑनेस्ट बात भी एक्सेप्ट करता है। वो कहता है कि सिर्फ सैलेड खाने से कोई ऑटोमेटिकली संत नहीं बन जाता। आज के आधुनिक जमाने में जो भी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं उनमें कहीं ना कहीं जानवरों का इनडायरेक्ट सैक्रिफाइस या एक्सप्लॉइटेशन इन्वॉल्व होता है। इसलिए रियलिटी ये है कि ह्यूमंस कंप्लीटली उस सिस्टम से एस्केप नहीं कर सकते हैं। और यहीं पर वर्डी एक सॉलिड ट्रुथ बॉम्ब ड्रॉप करता है। अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो किसी न किसी लेवल पर ऑलमोस्ट हर इंसान एनिमल एक्सप्लॉइटेशन से इनडायरेक्टली कनेक्टेड होता है।
इसलिए वीगन्स को भी दूसरों को जज करना या खुद को सुपीरियर समझने का कोई हक नहीं होना चाहिए। लूसी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और पूछ बैठती है कि अगर ऐसा ही है तो फिर वीगन बनने का पॉइंट क्या रह जाता है। तब बर्डी बहुत ही आराम से कहता है, हमें संत बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम कठोर दिल के कातिल भी नहीं है। हम बस नॉर्मल लोग हैं जो थोड़ा थोड़ा करके एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। उसका ये बिग ब्रेन एक्सप्लेनेशन लूसी के दिमाग का सारा कंफ्यूजन क्लियर कर देता है। अब उसे समझ आ जाता है कि चार्ली की फैमिली तो एक्चुअली काफी चिल है, बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह। पेट फुल और मूड अच्छा होने के बाद लूसी एक्साइटेड होकर चार्ली के रूम को देखने चली जाती है। उसे लग रहा होता है कि आज का दिन काफी होलसम रहा है, लेकिन उसे बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि उसकी लाइफ का नेक्स्ट स्ट्रगल बाहर ही कोई वेट कर रहा है। बाहर कुछ लोग चुपचाप कैंप करके बैठे होते हैं और सिचुएशन कभी भी डेंजरस टर्न ले सकती है। मीनवाइल ALA का पूरा स्क्वाड ऑलरेडी वेट कर रहा है। एनिमल लिबरेशन अलायंस का ये ग्रुप बिल्कुल एम्बुश मोड में पड़ा हुआ है। उनका बॉस एक ठंडा और रूथलेस ऑर्डर देता है, चार्ली को छोड़कर घर में जो भी है सबको खत्म कर दो। उसका प्लान काफी ट्विस्टेड है। वो चाहता है कि चार्ली सब कुछ खो दे, उसके पास कोई भी सपोर्ट सिस्टम ना बचे। जब इंसान बिल्कुल अकेला पड़ जाता है तब उसे मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है। बॉस का आइडिया था कि चार्ली को इतना लोनली कर दिया जाए कि उसके पास ALA ज्वाइन करने के अलावा कोई भी ऑप्शन ना बचे। बॉस उन्हें वार्न भी करता है कि चार्ली को हल्के में मत लेना। वो याद दिलाता है कि एक बार चार्ली ने अकेले ही 7 पुलिस ऑफिसर को हॉस्पिटल पहुंचा दिया था, लेकिन उसके फॉलोअर्स इस वार्निंग को सीरियस नहीं लेते हैं। ये लोग खुद फॉर्मर US आर्मी मेजर रह चुके हैं, इसीलिए उन्हें लगता है कि एक मंकी क्या ही उनका कुछ बिगाड़ लेगा। उसे पकड़ना तो बहुत इजी है। उनके लिए मिशन बस एक सिंपल जॉब जैसा लग रहा है, जबकि रियलिटी कुछ और ही होने वाली है। उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस निकलता है। उन्हें क्या पता था कि चार्ली के कान इंसानों से 1000 गुना ज्यादा तेज है। जैसे ही गेट का लॉक क्लिक होता है, चार्ली तुरंत साउंड कैच कर लेता है। 1 सेकंड वेस्ट किए बिना वो बाहर की तरफ जंप करता है और जोर से चिल्लाकर अपने फॉस्टर डैड बर्डी को अलर्ट कर देता है। बर्डी के रिफ्लेक्सेस भी नेक्स्ट लेवल के होते हैं। वो तुरंत किचन से एक नाइफ उठा लाता है और पहले स्नीक अटैक को बिल्कुल प्रो की तरह हिट कर देता है। इसी बीच एक और सीधा ऊपर की तरफ भागता है लूसी को टारगेट करने के लिए। सिचुएशन एकदम ही इंटेंस हो जाती है। चार्ली 1 सेकंड में लूसी को पकड़ता है और उसे सीधा नीचे ही ले आता है ताकि वो लाइन और फायर से बाहर रहे, और बस वहीं से रियल फाइट स्टार्ट हो जाती है। चार्ली हवा में जंप करके स्पिन करता है और एक सॉलिड फ्लाइंग किक सीधा नीचे खड़े अटैकर पर फेस पर लगती है। इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि बंदा तुरंत ही ढेर हो जाता है और कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल ही दंग रह जाता है। अटैकर सीधा चार्ज कर देते हैं, लेकिन चार्ली बिल्कुल भी पैनिक नहीं करता। वो सीधा उनकी तरफ ऐसे देखता है जैसे कोई कचड़े का ढेर बड़ा हो। ये एटीट्यूड देखकर अटैकर और भी ज्यादा ट्रिगर हो जाते हैं और सीधा पंच मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर चार्ली उसे चांस ही नहीं देता। 1 सेकंड के अंदर ही वो उसका हाथ पकड़कर उसे टाइट लॉक में डाल देता है। बंदा तुरंत स्ट्रगल करने लगता है। ये देखकर दूसरा अटैकर सोचता है कि अब मौका है 2 वर्सेस 1 का। वो भी आगे बढ़कर चार्ली पर जंप करने की कोशिश करता है, लेकिन चार्ली की फाइटिंग स्टाइल बिल्कुल मूवी लेवल की होती है। उसके मूव्स ऐसे लगते हैं जैसे कोई मार्शल आर्ट्स फिल्म चल रही हो। उसके रिफ्लेक्सेस लाइटनिंग फास्ट होते हैं। उसके अटैक इतने स्मूथ होते हैं कि अटैकर्स को समझ ही नहीं आता कि उनका अटैक कब ब्लॉक हो गया और कब काउंटर हो गया। मौका देखते ही चार्ली एक स्मार्ट मूव करता है। वो अपने पैर से रग को जोर से खींच देता है और बैलेंस बिगड़ने की वजह से अटैकर सीधा जमीन पर गिर जाते हैं। उसके तुरंत बाद चार्ली एक क्लीन बैकफ्लिप मारता है और अपने पेरेंट्स के पास लैंड करता है। चार्ली तुरंत अपनी मॉम हाना से कहता है कि पुलिस को कॉल करो और रिपोर्ट करो कि घर में 3 घुसपैठिए घुस आए हैं। ये बात बाहर छुपा हुआ बॉस सुन लेता है। उसका रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है। वो एक्चुअली एक्साइटेड हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि चार्ली सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि बहुत तेज भी है। घर के अंदर उसने सिर्फ 2 अटैकर्स देखे थे, फिर भी उसने इंस्टेंटली डिड्यूस कर लिया कि एक तीसरा बंदा बाहर वेट कर रहा है। बाहर खड़ा बॉस उसी वक्त कसम खा लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो चार्ली को पकड़ कर रहेंगे। उसके लिए चार्ली अब सिर्फ टारगेट नहीं बल्कि एक प्राइसलेस एसेट बन गया है। लेकिन तब तक पुलिस भी एरिया के पास पहुंच रही होती है। सिचुएशन टाइट देखकर बॉस तुरंत एक और मूव करता है। वो घर की पावर को कट कर देता है और पूरा हाउस 1 सेकंड में अंधेरे में डूब जाता है। इसी डार्कनेस को कवर बनाकर अटैकर्स शांति से रिट्रीट कर जाते हैं। जब कुछ देर बाद लाइट्स वापस आती हैं तब तक वो लोग बिल्कुल ही गायब हो चुके होते हैं। उसके बाद चार्ली की फैमिली और लूसी को पूरी रात पुलिस स्टेशन में बैठकर स्टेटमेंट्स देनी पड़ती हैं। उनकी लक भी बहुत ज्यादा खराब होती है। अटैकर्स इतने प्रोफेशनल थे कि उन्होंने सिक्योरिटी सिस्टम को फ्राई कर दिया था। कैमराज ने कोई फुटेज रिकॉर्ड ही नहीं की। आखिर में पुलिस इस केस को एक सिंपल फेल्ड रॉबरी केस समझकर क्लोज कर देती है। लेकिन ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता। थोड़ी देर बाद लूसी की मॉम पुलिस स्टेशन में भागते हुए आती हैं। जैसे ही उसे पता चलता है कि लूसी
ऑलमोस्ट अटैक का शिकार हो गई थी, वो बिल्कुल गुस्से में फट पड़ती है। उसे लगता है कि ये सब चार्ली से कनेक्शन की वजह से हुआ है। गुस्से में वो तुरंत डिसीजन सुना देती है कि आज के बाद लूसी का चार्ली के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होगा। उसके हिसाब से लूसी को चार्ली से दूर रहना होगा। फिर वो लूसी को काफी डांट लगाती है क्योंकि लूसी ने घर पर झूठ बोला था कि वो लाइब्रेरी जा रही है, जबकि एक्चुअली मैं चार्ली के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। मॉम इतनी गुस्सा होती है कि स्कूल पर भी ब्लेम डालने लगती हैं और लीगल एक्शन लेने की बात तक कह देती हैं। आखिर में वो लूसी के हाथ पकड़कर लिटरली उसे वहां से खींचकर घर ले जाती है। पुलिस स्टेशन में खड़े चार्ली और उसकी फैमिली बस शॉक में ये सब देख रही होती है। कुछ टाइम बाद चार्ली वापस स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। उसके फॉस्टर पेरेंट्स का मानना है कि स्कूल में ज्यादा लोग होंगे तो सेफ्टी भी ज्यादा रहेगी, स्पेशली जब पुलिस पर उनका ट्रस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। स्कूल पहुंचकर सिचुएशन थोड़ी और ऑकवर्ड हो जाती है। लूसी को पब्लिक में चार्ली को कम्प्लीटली इग्नोर करना पड़ता है, जैसे वो उसे जानती ही नहीं है, लेकिन सीक्रेटली वो उसे मैसेज भेजती है और लंच टाइम पर पार्क में चिपके से मिलने को बोलती है। लंच के टाइम दोनों पार्क में शांति से मिलते हैं। लूसी चार्ली को सच बताती है। वो कहती है कि उसकी मॉम स्कूल बोर्ड की मेंबर है, मतलब स्कूल में उनका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है और अब वो स्कूल पर प्रेशर डाल रही है कि चार्ली को वहां से निकाल दिया जाए। लूसी बताती है कि चार्ली को स्कूल में रहने देने के लिए उसे अपनी मॉम से प्रॉमिस करना पड़ा कि वो डिस्टेंस रखेगी। बेसिकली उसे दिखाना पड़ेगा कि उनका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन सीक्रेटली बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे। अटैक खत्म हो चुका होता है, लेकिन लूसी अभी भी इंसिडेंट से मेंटली हिली होती है। उसके अंदर का फियर और ट्रामा अभी तक कंप्लीटली गया नहीं होता। लूसी को इतना स्ट्रेस देखकर चार्ली एक इनोसेंट सा क्वेश्चन पूछता है। वो कहता है एंजाइटी का मतलब बस फ्यूचर में होने वाली बुरी चीजों की टेंशन है, लेकिन अभी तो हम सेफ है ना, तो फिर क्यों ना वेट करें जब तक एक्चुअली कुछ बुरा ना हो जाए, तब हम टेंशन लेंगे। चार्ली का ये बिल्कुल सीधा जीरो ओवर थिंकिंग वाला लॉजिक सुनकर लूसी हल्का सा हंस देती है। वो उससे कहती है कि अगर सभी लोग ऐसा सोचने लग जाए तो अमेरिका का आधी थेरेपिस्ट की जॉब चली जाएगी। चार्ली शायद इंसानी इमोशंस को फुली से समझता नहीं है, लेकिन उसे क्लियरली फील हो जाता है कि लूसी अभी भी अंदर से ठीक नहीं है। तब वो एक लास्ट क्वेश्चन पूछता है, अगर वो बुरे लोग पकड़े जाए तो तुम्हें सेफ फील होगा, राइट ना? लूसी धीमे से सर हिला देती है। उसी मोमेंट पर चार्ली के दिमाग में एक बोल्ड प्लान फॉर्म हो जाता है। वो डिसाइड करता है कि अब वो शिकार बनने के जगह खुद हंटर का हंट करेगा। एएलए के हाइडआउट पर सीन कट हो जाता है। वहाँ एक मेजर अपना हाथ पकड़कर बैठा होता है, वही हाथ जिसे चार्ली ने फाइट में ऑलमोस्ट तोड़ ही दिया था। उनका बॉस अभी भी चार्ली के बारे में नॉन स्टॉप बातें कर रहा है। वो उसे परफेक्ट स्पीशीज मैन बोलकर प्रेज कर रहा है। एक चिंपैंजी की रॉ स्ट्रेंथ और ह्यूमन का नेक्स्ट लेवल ब्रेन दोनों एक ही बॉडी में। बॉस प्लान एक्सप्लेन करता है कि अब स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। पुलिस अब चार्ली के घर के आसपास गार्ड कर रही है, इसलिए अब वो डायरेक्ट किडनैपिंग अटेम्प्ट नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही वो अपनी बात फिनिश करता है, अचानक हाइडआउट का डोर जोर से टूटकर खुल जाता है। सब लोग शॉक में रह जाते हैं क्योंकि अंदर एंट्री लेता है अपना चार्ली, बिल्कुल रेडी मोड में। विडंबना ये होती है कि विलन्स चार्ली को किडनैप करने का प्लान बना रहे थे, लेकिन चार्ली खुद ही उनके सामने आ गया। चार्ली शांति से अनाउंस करता है कि वो उन सब के साथ एक फेयर 1-on-1 फाइट चाहता है। अब सीन क्लियर है, चार्ली ने डिसाइड कर लिया है कि अब वो फुल बीस्ट मूड में जाएगा। वो अकेले ही सीधा एएलए के हाइडआउट तक पहुंच गया है। जैसे ही एक सामने आया, चार्ली ने सीधे ही बोल दिया, तुम लोगों ने मेरे घर पर अटैक किया, मेरे फॉस्टर पेरेंट्स और लूसी को बिना फालतू के सफर करवाया, इसीलिए एक सिंपल फेवर करो, खुद ही पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर कर दो, वरना मुझे खुद एक्शन लेना पड़ेगा। रूम में टेंशन इंस्टेंटली बढ़ जाता है। तभी उनका लेफ्टिनेंट, जो टेररिस्ट ग्रुप का एक पुराना और काफी चालाक मेंबर था, धीरे से अपना हाथ पीछे ले जाने लगता है। वो सीक्रेटली वेपन निकालने की कोशिश कर रहा होता है। एक डर्टी मूव प्लान करते हुए उसके दिमाग में एक और सवाल भी चल रहा होता है, चार्ली को उनका ये सीक्रेट हाइड आउट कैसे मिला? लेकिन चार्ली बिल्कुल शांत रहता है। फिर वो ऑलमोस्ट डिटेक्टिव स्टाइल में अपनी रीजनिंग एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि फायर के बाद उन लोगों को चोट लगी थी, लेकिन पुलिस से डर के मारे वो किसी नॉर्मल हॉस्पिटल में नहीं जा सकते थे, इसीलिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि छोटे से टाउन में एक अंडरग्राउंड जगह जहां ब्लैक मार्केट एंटीबायोटिक्स मिलती हो। चार्ली ने सिंपल ट्रैकिंग मेथड से यूज किया। वो उसे ब्लैक मार्केट मेडिसिन स्पॉट के पास क्वाइटली वेट करता रहा। वहां उसे एक बंदा दिखा जो क्लियरली सस्पिशियस लग रहा था। चार्ली ने बस उसे फॉलो किया और ऐसे ही सीधे वो उनके हाइडआउट तक पहुंच गया। लेकिन चार्ली यही नहीं रुका, वो उन पर एक साइकोलॉजिकल हिट भी देता है। वो शांति से कहता है कि उन्हें आइडेंटिफाई करना उसके लिए बहुत इजी था। हर इंसान का चलने का एक यूनिक स्टाइल होता है और तुम लोगों की चाल तो दूर से ही सस्पिशियस लग रही थी, जैसे गन पाउडर और गलत इंटेंशन की स्मेल आ रही हो। चार्ली बोलता है कि उसने उनकी टेररिस्ट फ्रिक्वेंसी पहले ही
मूवमेंट में कैच कर ली थी। फिर वो फाइनल अल्टीमेटम देता है। ऑप्शन 1, खुद को पुलिस स्टेशन जाओ और सरेंडर कर दो। ऑप्शन 2, अगर तुम लोग रिफ्यूज करते हो तो मुझे फोर्स यूज करना पड़ेगा और फिर मैं इमोबिलाइज करके खुद पुलिस तक ले जाऊंगा। और लास्ट में वो एक और वार्निंग देता है। वो कहता है कि अगर कोई भी चालाकी करने की कोशिश की, जैसे कोई बंदूक निकालना, तो फिर जो होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं होगी। चार्ली का ये शांति भरा कॉन्फिडेंस और उसका डिटेल्ड एनालिसिस सुनकर दुश्मन अंदर से हिल जाते हैं। उन्हें समझ आ गया होता है कि इस बंदे से सीधी फाइट जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, इसीलिए उन्होंने एक ट्रिक ट्राई की। वो प्रिटेंड करते हैं कि ठीक है, वो पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर देंगे। प्लान बस टाइम गेन करने का होता है। सब लोग कार में बैठते हैं और राइड स्टार्ट होती है। कार के अंदर माहौल बहुत ही हैवी है, बिल्कुल एग्जाम हॉल जैसा। तब चार्ली बॉस की तरफ मुड़कर एक डायरेक्ट सवाल पूछता है। वो कहता है कि उस दिन तुमने मेरे घर पर अटैक करके मेरी पूरी फैमिली को मारने का प्लान क्यों बनाया था, लेकिन मुझे जिंदा क्यों छोड़ना चाहते थे? बॉस को लगता है कि ये मौका ही उसे मैनिपुलेट करने का था। वो अपना बहुत ही स्मूथ टॉकिंग स्टाइल से गैस लाइटिंग स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि इसीलिए क्योंकि तुम स्पेशल हो, तुम लिमिटेड एडिशन हो, एक ही पीस हो, तुम ना पूरी तरह बंदर हो ना पूरी तरह इंसान। बॉस अपनी मैनिपुलेशन स्पीच को और भी ज्यादा इंटेंस बना देता है। वो चार्ली को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि चाहे उसके फॉस्टर पेरेंट्स उसका कितना भी प्यार करते हो या लूसी उसकी कितनी क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो, लेकिन इस समाज में वो कभी भी इक्वल नहीं होगा। बॉस कहता है कि सोसाइटी के लिए चार्ली बस एक बोलने वाला पालतू जानवर है। उसके हिसाब से हाइब्रिड होने का मतलब ये भी है कि चार्ली का ब्लड लाइन यहीं खत्म हो जाएगा, ना प्रॉपर राइट्स होंगे ना फ्यूचर होगा। वो क्लेम करता है कि ह्यूमंस ने जो टाइटल या रिस्पेक्ट चार्ली को दिया है वो बस एक खोखली लेवल है, ताकि वो खुद को मोरली बेटर फील कर सके। फिर वो अपनी पिच कंप्लीट करता है। वो कहता है कि ये सब इनजस्टिस है, ये अन्याय है जिसको चेंज करना जरूरी है, और ALA ग्रुप चार्ली की वैल्यू जानता है और सभी को दिखाएगा। लेकिन चार्ली उस इमोशनल स्पीच को बिल्कुल ठंडा कर देता है। वो शांति से जवाब देता है, मैं खुद को कोई स्पेशल या सुपीरियर नहीं मानता हूँ। तुम, मैं या बाहर कोई बिल्ली कुत्ता, हम सब एक ही चीज है, एक लिविंग बीइंग है। बॉस को समझ आ जाता है कि लॉजिक और मैनिपुलेशन से चार्ली को कन्विंस करना इम्पॉसिबल है। बॉस फेक अग्रीमेंट का ड्रामा करता है और अचानक एक चाकू निकालता है और ड्राइवर पर अटैक कर देता है। सब कुछ एक सेकंड में क्यूज बन जाता है। कार कंट्रोल से बाहर होकर रोड पर रॉकेट की तरह दौड़ने लगती है। इसी मोमेंट पर बॉस और लेफ्टिनेंट मूविंग कार से जंप करते हैं और बच निकलते हैं। पीछे टोटल डिजास्टर छोड़ देते हैं। कुछ ही सेकंड बाद कार स्ट्रीट के बीच में भयानक क्रैश कर देती है। क्रैश की आवाज से पुलिस का अटेंशन तुरंत अट्रैक्ट हो जाता है। चार्ली की बॉडी इतनी स्ट्रांग होती है कि उसे ऑलमोस्ट कोई सीरियस इंजरी नहीं होती। वो तुरंत एक्शन लेता है। वो इंजर्ड ड्राइवर को कार से बाहर खींचता है और सरप्राइजिंगली प्रोफेशनल लेवल फर्स्ट एड देता है, जैसे कोई ट्रेंड मेडिकल हो। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंचती है, सिचुएशन बिल्कुल उल्टा टर्न ले लेती है। विदाउट चेकिंग फुल फैक्ट्स वो चार्ली को ही पूरे इंसिडेंट का कल्प्रिट मान लेते हैं। पुलिस उसे हथकड़ी लगा देती है और वहां से ले जाती है। सीन वहीं फ्रीज हो जाता है। व्यूअर्स शॉक में रह जाते हैं, क्योंकि जिसने लोगों को बचाने की कोशिश की उसी को विलन बना दिया गया। दूसरी साइड पर सीन शिफ्ट हो जाता है। न्यूज चैनल पर ALA के 2 रिंग लीडर्स की आइडेंटिटी जल्दी से एक्सपोज हो जाती है। पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और उनके पुराने हाइडआउट पर रेड मार देती है। ऑपरेशन इतना फास्ट होता है कि वहां मौजूद उनके ऑलमोस्ट सारे सबऑर्डिनेट्स पकड़ लिए जाते हैं, एक भी बच नहीं पाता। इधर बॉस का स्ट्रेस लेवल आसमान छू रहा होता है। उसके दिमाग में बस एक ही टेंशन चल रही होती है। वो सोच रहा होता है कि कार क्रैश वाला ड्राइवर कहीं अभी भी जिंदा तो नहीं है। अगर वो बच गया और पुलिस को सब कुछ सच बता दिया तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के सीक्रेट्स बाहर आ जाएंगे। लेकिन लेफ्टिनेंट बिल्कुल चिल रहता है। वो बॉस को रिएश्योर करता है कि मिस्टर इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। उसके अकॉर्डिंग मिस्टर पहले ही लाइफ में काफी टॉर्चर झेल चुका है, कभी भी अपनी टीम को उसने धोखा नहीं दिया, इसीलिए अब भी वो ऑर्गेनाइजेशन का सीक्रेट्स लीक नहीं करेगा। इन दोनों पुराने लीडर्स का माइंडसेट भी चेंज नहीं होता है। पुलिस प्रेशर के बाद भी वो लोग अभी भी सीधे रास्ते को चूज नहीं करते और सीक्रेटली ऑनलाइन रेड पिल टाइप चैनल करके अपनी टीम में लोग रिक्रूट कर रहे होते हैं, ताकि अपना नेक्स्ट प्लान एग्जीक्यूट कर सके। उधर कुछ दिन बाद चार्ली के अरेस्ट की न्यूज हर जगह स्प्रेड हो जाती है। रूमर्स इतनी तेजी से फैल रहे होते हैं कि जैसे पतझड़ का मौसम चल रहा हो, जैसे आग लग गई हो। लूसी ये सब सुनकर बिल्कुल हक्की बक्की रह जाती है। अपने मॉम के स्ट्रिक्ट बैन को इग्नोर करके वो फेंस क्रॉस करके सीधा चार्ली के घर पहुंच जाती है, ताकि सिचुएशन का पता लगा सके। जब वहां पहुंचती है तो चार्ली के फॉस्टर पेरेंट्स हाना और बर्डी उसका वार्म वेलकम करते हैं। माहौल टेंस होने के बावजूद भी वो लूसी को बिल्कुल अपने घर के मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं। हाना और बर्डी लूसी को पूरी स्टोरी स्टार्ट से एंड तक बताते हैं। वो समझाते हैं कि पुलिस एक्शन लेने से पहले ही चार्ली ने खुद ही डिसाइड किया था कि वो टेररिस्ट का सामना करेगा। उनके अकॉर्डिंग चार्ली ने एक्चुअली जाल बिछाया था, क्योंकि जब इंसिडेंट हुआ उसने इंजर्ड ड्राइवर को कार से बाहर निकालकर फर्स्ट एड दिया था,
लेकिन फिर भी सिचुएशन उल्टा हो गई। दो मेन रिंग लीडर वहां से भाग गए और पुलिस अब चार्ली पर ही शक कर रही है। पुलिस का मानना है कि शायद चार्ली ने टेररिस्ट के साथ मिलकर पूरा सीन प्लान किया हो। उन्हें लग रहा है कि ये सब एक साजिश भी हो सकती है। लेकिन ये सब सुनकर लूसी का गुस्सा फूट पड़ता है, उसका खून खौलता है। उसे लगता है कि चार्ली के साथ बहुत ही बड़ी नाइंसाफी हो रही है। चार्ली को ऑलरेडी 10 दिन से लॉक करके रखा गया है और जिस तरह उसे रखा गया है उसे देखकर क्लियरली लग रहा है कि पुलिस उसे एक नॉर्मल स्टूडेंट नहीं बल्कि एक बहुत ही डेंजरस क्रिमिनल समझ रही है। उस वक्त हाना एक ऐसी बात बोलती है जो सीधा दिल को लगती है। वो कहती है कि काश चार्ली सच में क्रिमिनल होता, शायद तब सब कुछ थोड़ा आसान होता। पहले ये बात थोड़ी अजीब लगती है लेकिन एक्चुअली में उसमें लॉजिक छुपा होता है। अगर चार्ली एक नॉर्मल ह्यूमन क्रिमिनल होता तो उसके पास बेसिक राइट होते, उसे लॉयर मिलता और उसके साथ इंसान की तरह लीगल प्रोसेस फॉलो होता। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है कि चार्ली टेक्निकली किसी कैटेगरी में फिट नहीं हो रहा है। ना उसके पास ह्यूमन राइट्स है, ना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉज है। लॉ के हिसाब से चार्ली को बस एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जा रहा है जो लीगली हाना और बर्टी के नाम पर रजिस्टर्ड है। मतलब सिस्टम की नजर में वो एक इंसान नहीं बल्कि एक प्रॉपर्टी जैसा ट्रीट हो रहा है। इसीलिए अभी भी पुलिस उसे बिल्कुल एविडेंस की तरह हैंडल कर रही है। जैसे किसी क्राइम सीन से चाकू या बंदूक का बरामद होना, वैसे ही चार्ली को भी कस्टडी में रखा गया है। उसकी सेफ्टी के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ ही एग्जिस्ट नहीं करता। ये सब बताने के बाद हाना और बर्टी लूसी को एक और बात बताते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि उन्होंने इतने रिस्क के बावजूद भी चार्ली को स्कूल भेजने का डिसीजन क्यों लिया। वो कहते हैं कि लगभग 10 साल पहले चार्ली एक नेशनल सेंसेशन बन गया था। लोग उससे देखने के लिए क्रेजी हो जाते थे। जहाँ भी वो जाता कैमराज और मीडिया उसके पीछे आ जाते, हर जगह उस पर स्पॉटलाइट होती और लोग उसके बारे में ऑब्सेस्ड रहते थे। उस वक्त उन्होंने चार्ली को एक बहुत ही हाई एंड प्री स्कूल में भी एडमिट किया था। शुरू में सब कुछ बिल्कुल स्मूथ चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि चार्ली की लाइफ नॉर्मल और खुशहाल होने वाली हो। लेकिन एक दिन स्कूल के स्विमिंग सेशन के दौरान एक बहुत बुरा इंसिडेंट हो गया। कुछ शरारती बच्चे मजाक करते हुए चार्ली का सर पानी के अंदर जोर से दबा देते हैं। उन्हें शायद लग रहा था कि ये बस एक प्रैंक है, लेकिन उसी मोमेंट पर चार्ली के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एक्टिवेट हो गए। पैनिक और डर की वजह से उसने अपनी पूरी फिजिकल पावर यूज कर दी। उसने खुद को बचाने के लिए जोर से रिएक्ट किया और कुछ बच्चे काफी बुरी तरह इंजर्ड हो गए। जब पुलिस वहां पहुंची तब भी चार्ली बहुत ज्यादा स्ट्रेस और पैनिक में था। उसने देखा कि पुलिस उस पर गन्स पॉइंट कर रही है। साथ ही उसने ये भी सुन लिया कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि उसे जेल में बंद कर दिया जाए या रिसर्च के लिए उसे डिसेक्ट भी किया जा सकता है। ये सब सुनकर चार्ली और भी ज्यादा कंट्रोल लॉस कर देता है। गुस्से और डर में पुलिस पे भी अटैक कर देता है। सिचुएशन इतनी ज्यादा क्योटिक हो जाती है कि वो अकेला ही सबसे फाइट करने लगता है। आखिर में जब वो कम्प्लीटली थक जाता है और उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है तब जाकर पुलिस उस पर कंट्रोल पाती है। फैमिली ने पीछे से काफी कनेक्शन यूज करके इस इंसिडेंट को न्यूज तक पहुंचने से रोक दिया था, लेकिन इसकी प्राइस बहुत हैवी थी। चार्ली को हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया था। उसे 10 साल की सस्पेंड सेंटेंस मिल गई थी। मतलब वो पूरे 10 साल तक घर की 4 दीवारों के अंदर ही रहने पर मजबूर हो गया था। इस पूरी सिचुएशन ने हाना को एक बड़ा रियलिटी चेक दे दिया था। दुनिया चार्ली को सिर्फ एक क्यूट मैस्कॉट की तरह देखती है। जब तक वो प्यारा है और फनी लगता है तब तक सब कुछ उसे पसंद करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई प्रॉब्लम हो जाए या सिचुएशन थोड़ी डेंजरस हो जाए लोग तुरंत अपना एटीट्यूड बदल लेते हैं और उसे एक मॉन्स्टर की तरह ट्रीट करने लगते हैं। हाना का कहना था कि चार्ली को भी बेसिक राइट्स मिलने चाहिए, जैसे सेल्फ डिफेंस का, फ्रीडम का और नॉर्मल इंसान की तरह जीने का और काम करने का राइट तो मिलना ही चाहिए। इसीलिए उन्होंने चार्ली को स्कूल भेजने का डिसीजन लिया था। उनका प्लान था कि चार्ली सोसाइटी के साथ एडजस्ट होकर दिखाएगा, लोगों को प्रूव करेगा कि उसके पास दिमाग है और वो ह्यूमंस के साथ शांति पूर्वक रह सकता है। हाना और बर्टी का फाइनल गोल ये है कि जब इनफ प्रूफ मिल जाए तब वो गवर्नमेंट के सामने स्ट्रॉन्ग एविडेंस रख सकेंगे ताकि चार्ली को ऑफिशियल लीगल आइडेंटिटी मिल सके और उसे पूरी सिटीजनशिप भी दी जा सके। ये गेम बहुत ही हाई स्टेक वाला है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा गैम्बल है और यहाँ फेल होना ऑप्शन नहीं है। पूरा सा सुनने के बाद लूसी का दिमाग बूस्ट कर जाता है। उसके अंदर एकदम मेन कैरेक्टर वाली एनर्जी आ जाती है। अब से मैं अपनी मॉम की बात साइड से रख रही हूँ। मैं भी तुम लोगों के साथ मिलकर चार्ली के लिए राइट के लिए फाइट करूंगी। हम हिस्ट्री बनाएंगे, हम इतिहास बनाएंगे और एक ऐसी मिसाल सेट करेंगे जो पहले कभी किसी ने नहीं की हो। लूसी की बात सुनकर हाना इमोशनल हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने लूसी को जोर से हग कर लिया क्योंकि फाइनली उसे कोई ऐसा मिल गया जो उसकी फैमिली के स्ट्रगल को सच में समझ रहा है। पूरा ग्रुप फिर फुल मोटिवेशन के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। चार्ली से मिलने के लिए डेप्यूटी चीफ उन्हें एक कठोर जवाब देता है। कोई भी चार्ली से मिल नहीं सकता। वो सिर्फ इतनी परमिशन देता है कि वो कुछ पेपर साइन कर दे ताकि चार्ली का कुछ पर्सनल आइटम वापस लिया जा सके। फिर उसने लॉ का रीजन बताया। उसके अकॉर्डिंग चार्ली अब एक टेररिज्म केस का सबसे इम्पोर्टेंट सबूत है। पुलिस के लिए वो एक इंसान नहीं है बल्कि केस का हिस्सा है। इसी वजह से पुलिस किसी चीज से मिलने के लिए किसी को भी
भी परमिशन देने में टाइम वेस्ट नहीं करेगी। फिर वो एक ऐसी बात बोलता है जिससे सभी लोग दंग रह जाते हैं। जैसे ही पेपर वर्क कंप्लीट होता है, चार्ली को ऑफिशियली पुलिस कब्जे में ले लेगी और फिर वो सीधा गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन जाएगा। उसी तो अपना कंट्रोल खो देती है। वो सीधा जेल के अंदर घुसकर चार्ली से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस तुरंत उसे पकड़ लेती है। उस वक्त लूसी बिल्कुल डेस्परेट हो चुकी होती है, चारों तरफ पुलिस से घिरी होती है। वो अचानक एक अजीब और मिस्टीरियस लाइन जोर से चिल्ला देती है। चार्ली ने जो किया है उससे पुलिस स्टेशन में पूरा हंगामा मच गया है। सब लोग शॉक हो जाते हैं जब चार्ली जेल से बाहर आ जाता है और बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा था। उसकी फैमिली बिल्कुल चिल दिख रही थी, सब एक साथ बात कर रहे थे। डेप्यूटी चीफ फिल गुस्से से लाल हो जाता है। वो गन निकाल कर टफ बनने की कोशिश करता है, लेकिन चार्ली बिल्कुल शांत रहता है। वो कंप्लेन करने लगता है, तुम लोग मुझे इतनी छोटी सी सेल में बंद कर देते हो जहाँ हिलने की भी जगह नहीं होती। इतनी टाइट स्पेस बहुत स्ट्रेसफुल होता है। आखिर कौन किसी जानवर को इतनी सी जगह में बंद करता है? ये तो सीधा विलन जैसा बिहेवियर है। तब लूसी ने तुरंत अपना स्मार्टफोन निकाला और ऑनलाइन लोअर मोड में चली जाती है। उसने फिल से सीधा सवाल किया, हेलो, क्या आप सच में एक इनोसेंट सिटीजन पर गन तान रहे हैं? अगर कोई पुलिस वाला अपनी पावर का गलत यूज करेगा तो इंटरनेट तुरंत उसे एक्सपोज कर देगा, इसीलिए ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। फिर दोनों साइड्स के बीच एक जबरदस्त लफ्जों की टक्कर शुरू हो जाती है। फिर तुरंत बोल पड़ा, मासूम सिटीजन? ये कोई भी मासूम इंसान किसी क्रिमिनल को जेल से भागने में हेल्प नहीं करता। लूसी ने भी सीधा जवाब दे दिया, अभी तो आप खुद कह रहे थे चार्ली एक ऑब्जेक्ट है, तो फिर ये ऑब्जेक्ट बस चल दिया। इसके पास पैर है, इसीलिए चलकर बाहर आ गया। अगर प्रॉब्लम है तो जाकर स्टेशन में रिपोर्ट फाइल कर दो। फिल भी पीछे हटने वाला नहीं था। वो तुरंत काउंटर करता है, अच्छा तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को अभी गोली मार दूं तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी डैमेज का केस लगेगा मुझ पे। वर्स्ट केस में सैलरी कट हो जाएगी और थोड़ी सी वार्निंग मिल जाएगी। दोनों एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे होते हैं। सिचुएशन कभी भी फट सकती है। तभी अचानक कमिश्नर नावारो वहां आ गया और उसने पूरी सिचुएशन को तुरंत रोक दिया। उसने फिल को डांट लगाई और एक बड़ी न्यूज बता दी, हायर अथॉरिटीज ने ऑर्डर दिया है कि चार्ली को रिलीज कर दिया जाए क्योंकि वो एक इनोसेंट है। फिर वो चार्ली की फैमिली की तरफ मुड़कर शांति से बोलता है, प्लीज अपने दोस्त को ले जाओ और यहाँ से चले जाओ। जो पुलिस वाले वहाँ खड़े तमाशा देख रहे थे उन्हें भी कमिश्नर ने डांट लगाई, यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? सब लोग अपना काम करो जाकर। टैक्स पेयर का पैसा यहाँ खड़े रहकर बर्बाद करने का प्लान किया है क्या? तब पता चलता है हमें कि मॉम हाना ने और सेनेटर लिनेरस के बीच सीक्रेटली पहले से ही कोई सेटिंग चल रही थी। दरअसल 10 साल पहले जो बड़ा इंसिडेंट हुआ था उस वक्त भी लिनेरस ने अपनी पॉलिटिकल पावर यूज करके पूरी सिचुएशन को दबाने में हेल्प की थी और अब भी वो अपनी इन्फ्लुएंस की पावर यूज करके इस प्रॉब्लम को ज्यादा बड़ा इशू बनने से रोक रहा है। लिनेरस ने हाना को एक वार्निंग भी दी थी। उसने कहा कि वो हमेशा उसे प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद नहीं करेगा। गवर्नमेंट के टॉप लोगों से फेवर्स लेना बहुत ही रिस्की गेम होता है। ऊपर से एनिमल लिबरेशन अलायंस इतना कियोस मचा रहा है कि लिनेरस अपनी एनिमल राइट्स प्रोटेक्टर वाली इमेज भी इलेक्शन में वोट्स लेने के लिए यूज नहीं कर पा रहा है। मतलब उसका एक बड़ा पॉलिटिकल ट्रम्प कार्ड बिल्कुल वेस्ट हो रहा है। असल में लिनेरस का बड़ा गोल कुछ और ही है। वो इंसान और जानवरों के बीच जो लीगल वॉल है उसे तोड़ना चाहता है। वो ऐसे लॉज बनाना चाहता है जहां एनिमल्स को भी राइट्स मिल सके और इसी प्लान के लिए चार्ली सबसे इंपॉर्टेंट की है। लेकिन लिनेरस के लिए चार्ली कोई स्पेशल इंसान नहीं, बस एक गुलाम है, एक पीस है जो उसका प्लान को आगे बढ़ाने में काम आ सकता है। इसलिए उसने हाना को सीधा एक कठोर और कड़वी रियलिटी भी सुना दी। लिनेरस ने लास्ट में सीधा वार्निंग दे दी, अगली बार अगर चार्ली ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट की तो तुम लोग खुद हैंडल करना, मैं अब तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। अगली सुबह स्कूल में लूसी ने खुद ही इनिशिएट लिया और चार्ली को हेलो बोला। पता चला लूसी ने छुपकर चार्ली के फॉस्टर पेरेंट्स की बात सुन ली थी। वो कह रहे थे कि अगर चार्ली को फ्यूचर में कोर्ट से अपनी राइट्स जीतनी है तो उसे सोसाइटी में प्रॉपर्ली एडजस्ट होना पड़ेगा। बस फिर क्या था, हाई स्कूल इंटीग्रेशन प्लान बना लिया। स्टेप 1, ज्यादा से ज्यादा लोगों से दोस्ती करना। लंच टाइम पर लूसी चार्ली को लेकर पूरे कैफेटेरिया में घूम रही थी। वो हर टेबल पर जाकर लोगों से इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। दोनों फ्रेंडली टोन में बोल रहे थे, हेलो बेस्टी, लेकिन हर टेबल पर सेम रिएक्शन मिला। लोग बस ऑकवर्ड से फेस बना रहे थे और वहां से चले जाते हैं। ऊपर से किसी ने लूसी के साथ प्रैंक भी कर दिया। उसकी बैग पर चुपके से एक मॉन्की कीपर का साइन चिपका दिया। ये देखकर सिचुएशन और भी ज्यादा भद्दी बन गई। आखिर में लाइफ इतनी टफ लगने लगी कि दोनों अपने सीक्रेट बेस पर जाकर लंच बॉक्सेस खाने लगते हैं और थोड़े सैड फील करने लगते हैं। इसी बीच लूसी ने डिसाइड किया कि वो स्लोली फुल वीगन लाइफस्टाइल ट्राई करेगी क्योंकि चार्ली के पेरेंट ने उसे उसके बारे में समझाया था। लूसी ने डिसाइड किया है कि अब वो अपनी डेली लाइफ में किसी भी एनिमल प्रोडक्ट को यूज नहीं करेगी। लेकिन ये सुनते ही उसकी मॉम ने उसे बहुत डांट लगाई। कुछ दिन पहले ही लूसी की मॉम को पुलिस स्टेशन से कॉल आया था
तब उन्हें पता चला कि लूसी छिप कर फिर से चार्ली से मिल रही है। ये सुनते ही मॉम गुस्से में चिल्ला उठी, मैंने तुम्हें कहा था कि उस मंकी से दूर रहो। लूसी ने तुरंत करेक्शन कर दिया, मॉम एक्चुअली में वो मंकी नहीं है, वो चिंपैंजी है। मंकी और चिंपैंजी दो अलग अलग स्पीसीज होते हैं, ये बेसिक नॉलेज है। ये सुनते ही उसकी मॉम और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो ऑलमोस्ट चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी। फिर गुस्से में बोली, दुनिया में इतने सारे लोग हैं दोस्ती करने के लिए, तुम्हें उस अजीब फैमिली से ही चिपकना क्यों अच्छा लग रहा है। लूसी ने तुरंत अपनी मॉम का हाथ हटा दिया और फुल रिवेलियस मूड में बोलती है, लेकिन मुझे चार्ली और उसकी फैमिली पसंद है। मैं किसी के साथ टाइम स्पेंड करूं ये मेरा डिसीजन है। आप हमेशा इंडिपेंडेंट वुमेन वाली बातें करती हो, तो अब मैं भी अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रही हूँ। आपको तो खुश होना चाहिए अपनी बेटी को इतना जिद्दी देखकर। मॉम ने अपना लास्ट कार्ड खेल दिया। उसने धमकी दे दी कि वो लूसी को किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर देगी, लेकिन लूसी भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। उसने सीधा अल्टीमेट काउंटर दे दिया, अच्छा अगर आप मुझे फोर्स करके स्कूल में ट्रांसफर करोगी तो मैं यहीं घर में बंद हो जाऊंगी। फिर तैयार रहना 30 साल की एक ऐसी बेटी को सपोर्ट करने के लिए जो पूरा दिन रूम में बैठकर गेम्स खेले और सुबह ब्रेकफास्ट में डिप्रेशन की मेडिसिन खाए। लूसी की ये बात सुनकर उसकी मॉम बिल्कुल चुप हो गई। उनके पास कोई भी जवाब नहीं बचता है। फैमिली ड्रामा को थोड़ी देर के लिए साइड पर रखकर लूसी ने डिसाइड किया कि चार्ली के लिए फ्रेंड्स बनाओ मिशन को वो सीरियसली एग्जीक्यूट करेगी। उसका टारगेट था स्कूल की लड़कियां। लूसी का लॉजिक सिंपल था, स्कूल के लड़के ज्यादा टॉक्सिक और ओवर कम्पिटिटिव होते हैं, जबकि लड़कियां स्वीट बातों को ज्यादा अप्रिशिएट करती हैं। इसलिए लूसी ने चार्ली को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया। अगली बार जब किसी लड़की से मिलो तो उससे एक कॉम्प्लीमेंट देना, जैसे बोलो तुम्हारी इयररिंग्स तुम पर काफी जच रही हैं। उसी दिन आफ्टरनून में दोनों को अपनी क्लासमेट मिया और कायला दिख गई। लूसी ने उन्हें लिटरेचर प्रोजेक्ट ग्रुप ज्वाइन करने का इनवाइट दिया और साथ ही में चार्ली को आंख मारकर सिग्नल दिया कि अब फ्लर्टिंग चालू कर दो। चार्ली ने सीधा मुंह खोला और जोर से बोल दिया, कायला तुम्हारा कान बहुत सुंदर लग रहा है। ये सुनते ही तुरंत लड़कियां डर गईं। उनके दिमाग में तुरंत अजीब ख्याल आ गया, ये लड़का कहीं मेरा कान काट कर कलेक्शन में रखने का प्लान तो नहीं बना रहा। लूसी तुरंत सिचुएशन संभालने लगती है, वेट ये बस थोड़ा सा कल्चरल डिफरेंस है, पर्सनल मत लेना। लेकिन लूसी एक्सप्लेन पूरी तरह करती है। उससे पहले ही चार्ली अचानक बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाता है। पता चलता है कि एक छोटा सा बेबी बर्ड गिरने वाला था। पेरेंट्स बर्ड वहां लोगों से डर के पास नहीं आ रहे थे, इसीलिए चार्ली सीधा ऊपर चढ़ गया ताकि उस छोटे बर्ड को बचा सके। चार्ली का काम बिल्कुल हीरोइक था, बिल्कुल मेन कैरेक्टर वाली फीलिंग आ रही थी। लेकिन उसके अजीब तरीके से बिहेव करने देखकर मिया और कायला इतनी डर गई कि वो तुरंत वहां से भाग गई। लूसी को लगा कि अब तो लाइफ खत्म हो गई है। उसे लगने लगा कि पूरी दुनिया उन दोनों से बचकर भाग रही है। सच बोले तो लूसी के पास पहले से भी ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे। स्कूल की लड़कियों को बस गॉसिप ड्रामा और बेसिक जेंजी वाली चीजें ही पसंद आती हैं। अगर तुम उनका ट्रेंड वाले ग्रुप में फिट ना हो तो वो उल्टा रूमर्स फैला देते हैं, तुम वियर्ड हो या अलग हो। स्कूल के लड़के तो और भी ज्यादा अजीब थे, या वो बॉडी शेमिंग करते थे या फिर गेमिंग या एनिमे में लॉस्ट हो जाते थे। इसलिए लूसी ने डिसाइड किया कि थोड़ा अकेला रहना ही बेहतर है ताकि उसका दिमाग शांत रहे। तब चार्ली ने सीधा सवाल पूछ लिया, मतलब तुम भी इंसानी सोसाइटी में प्रॉपर्ली एडजस्ट नहीं हो पा रही हो? लूसी ने तुरंत मना कर दिया, मैं तो स्कूल में बस इसीलिए हूँ क्योंकि ये घर के पास है और हम सेम एज के हैं। यहाँ किसी ऐसे इंसान को मिलना जो सच में तुम्हें समझे वो शूटिंग स्टार पकड़ने जैसा होगा, मतलब बिल्कुल ही चमत्कारी। चार्ली ने लूसी की बात को फॉलो कर लिया और सीधी सी लाइन बोल दी जो सीधा दिल पर लगी, फिर तो इसके अलावा मुझे तुम्हारे अलावा किसी फ्रेंड की जरूरत ही नहीं है। ये सुनते ही लूसी का चेहरा एकदम लाल हो गया। चार्ली ने आगे कहा, लॉ किसी इंसान के ह्यूमन राइट्स सिर्फ इसीलिए नहीं छीनता क्योंकि उसके फ्रेंड्स नहीं है, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात सुनकर लूसी को लगा कि किसी ने उसका दिमाग ही खोल दिया है। उसने सोचा लोग क्या सोचते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है, जब तक हम दोनों साथ हैं सब ठीक है। फिर दोनों स्कूल यार्ड के बीच में पागलों की तरह हंसने लग जाते हैं। आसपास के लोग ऐसे देख रहे होते हैं जैसे वो किसी दूसरे प्लेनेट के हों, लेकिन वहाँ मिया और कायला खड़ी थी। उन्होंने पहली बार लूसी को इतना खुश देखा था। सच कहें तो मिया और कायला को चार्ली टेररिस्ट नहीं, वो बस उसके अजीब बिहेवियर से थोड़ा डर गई थी। लेकिन जब उन्होंने लूसी को इतना कॉन्फिडेंट और केयर फ्री देखा तो उन्हें ये चीजें बहुत ही अच्छी लगने लगी। फिर दोनों ने यू टर्न ले लिया, खुद ही आकर उनके ग्रुप में ज्वाइन कर लिया। इस तरह चार्ली और लूसी को फाइनली नए दोस्त मिल गए। थोड़ी देर बाद जब चारों साथ घर जा रहे होते हैं तो उन्हें रोड पर एक भीड़ जमा दिखाई देती है। पता चलता है वहाँ गेल खड़ा था जो एनिमल लिबरेशन अलायंस की स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थी। वो चुपचाप एक प्रोटेस्ट साइन पकड़ कर खड़ा हुआ था। तभी ओजी और ट्रेवर वहाँ आ गए थे और गेल को ट्रोल करने लग जाते हैं। ट्रेवर बोलता है, ये कैसा अजीब प्रोटेस्ट है, तुम मांस नहीं खाना चाहते ठीक है, लेकिन बाकी सब पर क्यों थोप रहे हो? और बताओ जो प्लांट्स तुम खाते हो क्या उनकी लाइफ नहीं होती? उनके हक क्या है? गेल बिल्कुल शांत रहकर बोलता है, ये लाइफ होने की बात नहीं है, बात यह है कि कोई चीज दर्द महसूस करती है या नहीं। ट्रेवर तुरंत बोलता है, तो इंसेक्ट का क्या, स्नेल्स या जेलीफिश का क्या वो पेन फील करते हैं? और तुम कैसे कह सकते हो कि प्लांट्स को फीलिंग नहीं होती जब साइंस ने अभी तक ये प्रूव नहीं किया है? ओजी ने फिर फाइनल अटैक मारा, अच्छा अगर तुम कह रहे हो कि स्पीसीज के बीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए तो फिर अफ्रीका के जंगल में जाकर एक शेर से कहो, एक्सक्यूज मी सर प्लीज जेब्रास को मत खाओ।
ये सुनते ही गेल का गुस्सा एकदम पीक पर पहुंच गया। वो अंदर से बिल्कुल जल रहा होता है, लेकिन उसी मोमेंट पर उसके आसपास कोई जवाब नहीं था और उधर चार्ली बस साइड में खड़ा पूरा डिबेट देख रहा था, बिल्कुल ब्लैंक फेस के साथ। उसके कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, जैसे वो सोच रहा हो इसका मुझसे क्या लेना देना, सब लोग मुझे ही क्यों देख रहे हैं। गेल जो एनिमल लिबरेशन अलायंस का हार्डकोर सपोर्टर है, उसके आसपास तुरंत लोगों की भीड़ जमा हो गई। सब उसका मजाक उड़ा रहे थे कि ये बस वीगन ग्रुप की पब्लिसिटी के लिए इतना एक्सट्रीम ड्रामा कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों की नजर में लॉन्ग टर्म वीगन्स बस एरोगेंट और दूसरों को जज करने वाले लोग लगते हैं। लोग कह रहे हैं भाई किसी ने कभी प्रूफ दिया है कि प्लांट्स और वेजिटेबल पेन फील करते हैं। इस पर गेल कहता है कि अच्छा बताओ, अगर मैं तुम्हें फोर्स करूं कि तुम अपने घर के पेट डॉग को खा लो तो क्या तुम उसे इतनी आसानी से खा पाओगे जितनी आसानी से सलाद खा लेते हो। उस वक्त सिचुएशन थोड़ी सी इंटेंस हो जाती है। ओजी गुस्से में गेल पर हाथ उठाने वाला होता है, तभी हमारा मेन हीरो चार्ली तुरंत बीच में आ जाता है। चार्ली ने सीधा उस लड़के का हाथ पकड़ लिया और एक ही मूव में पूरी लड़ाई को रोक दिया। तभी लूसी तुरंत गेल के पास आ जाती है और उसे शांति से समझाने लगती है। वो कहती है कि अगर तुम लोगों को अपनी साइड लाना चाहते हो तो थोड़ा सॉफ्ट तरीके से लाओ, तभी लोग तुम्हारी बात सुनेंगे। लेकिन गेल तुरंत भड़क जाता है। उसने गुस्से में बोला, हेलो, प्रोटेस्ट का मतलब होता है लोगों को अनकंफर्टेबल करना। तभी टीचर वहां आ जाती है और पूरा सीन कंट्रोल कर लेती है। असल में गेल ने स्कूल यार्ड को आर्ट एग्जीबिशन के लिए बुक किया था, लेकिन उसने उसे प्रोटेस्ट के लिए यूज कर लिया, इसलिए टीचर ने उसे हैवी पनिशमेंट दे दिया। उधर चार्ली बिना किसी रिएक्शन के वहां से चलने लगा। ये देखकर गेल का गुस्सा और बढ़ गया। वो चिल्लाने लग जाता है, तुम इतने इमोशनल लेस कैसे हो सकते हो? तुम मैनिपुलेटिव ह्यूमंस के साथ दोस्ती कैसे कर रहे हो? फिर गेल और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, तुम इंसान और चिंपांजी के हाइब्रिड हो, इवोल्यूशन का लिविंग प्रूफ हो। सारे बेचारे एनिमल्स तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं ताकि तुम उनकी आवाज बनो। चार्ली बोलता है, अगर इंसान हर तरह का मीट खा लेते हैं तो इंसान इंसान का मीट क्यों नहीं खाते? उसके बाद चार्ली ने गेल को एक ब्रूटल रियलिटी चेक दे दिया। तुम लोग क्यों सोचते हो कि मुझे किसी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंटेटिव बनना है? मैं किसी का स्पोक्समैन नहीं हूँ, मैं बस एक नॉर्मल सा एनिमल हूँ, मैं कोई सुपर हीरो नहीं हूँ, इसीलिए मुझसे इतनी एक्सपेक्टेशन मत रखो। सच ये है कि चार्ली की इंटेंशंस को लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। स्टोरी में चार्ली बस असल में एक ऑब्जर्वर की तरह है जो चुपचाप देख रहा है कि ह्यूमंस अपने सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे हैंडल करते हैं। लेकिन ह्यूमंस अक्सर रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने की कोशिश करते हैं। जब कोई टफ क्वेश्चन आता है तो या तो वो इग्नोर कर देते हैं या फिर ड्रामा क्रिएट करते हैं या फिर अपना गुस्सा किसी और पर निकाल देते हैं। शायद यही इंसानों की सबसे अजीब आदत है। चार्ली की बात सुनकर गेल बिल्कुल टूट जाता है। उसे स्कूल से बैन कर दिया गया और घर पर हाउस अरेस्ट जैसे सिचुएशन भी हो गया। वो अपने रूम में अकेला बैठकर इंटरनेट फॉर्म्स स्क्रॉल कर रहा होता है और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा होता है। एक पोस्ट में उसने लिखा, मैं एक यूजलेस एनपीसी हूँ और बिना पावर के जस्टिस सिर्फ एक मजाक है। तभी उसकी नजर एक अनोनिमस कमेंट पर पड़ती है। उसमें लिखा था, शायद मैं तुम्हें पावर दे सकता हूँ। और असल में गेल का एग्जिस्टेंस काफी टाइम से मैक्स की नजर में था। रिसेंट बड़े ड्रामा के बाद मैक्स और मेजर सीधा मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप पर आ गए थे, लेकिन इसके बाद भी उनका चार्ली को स्टॉक करने का ऑब्सेशन जरा भी कम नहीं हुआ और गेल उनके लिए परफेक्ट बेट बन गया, जिसके थ्रू वो अपने गोल को और करीब पहुंच सकते हैं। तीनों एक नियर बाई रेस्टोरेंट मिलते हैं जहां गेल फाइनली अपने आइडियल से फेस टू फेस मिल रहा है। गेल ने तुरंत अपना पहला लिखा हुआ फैन वॉइस स्पीच शुरू कर दिया और उनकी तारीफों की बारिश करने लगा। तब बिग बॉस ने शांति से बोला, काफी टाइम से गेल के ऑनलाइन पोस्ट और रेंट्स देख रहा हूँ और मुझे गेल की एनर्जी काफी पसंद है। लेकिन तभी उसने गेल को बहुत ही कठोर सच्चाई बताई, जस्टिस चाहिए तो सिर्फ बातों से नहीं होगा, कभी कभी हथियार भी उठाकर एक्शन लेना पड़ता है। उसने एग्जाम्पल दिया, जैसे जॉर्ज वॉशिंगटन ने अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वॉर शुरू कर दी थी, उन लोगों के हाथ भी खून से रंगे हुए थे, फिर भी आज कोई उन्हें विलन नहीं किया था। ये सुनकर गेल थोड़ा शॉक हो जाता है। बॉस ने हल्की सी ट्विस्ट के साथ ठंडा जवाब दिया, वैसे सच बोलो तो उनमें से ज्यादा लोग खुद क्रूल स्लेव ओनर थे, तो हो सकता है कि वो भी नरक में सड़ रहे हो। उनकी ये इंटेंस डिबेट इतनी लाउड हो गई कि रेस्टोरेंट ओनर का भी ध्यान उनकी तरफ चला गया। रेस्टोरेंट ओनर गुस्से से उन तीनों को शक की नजरों से घूरने लगा। उसे लगा कि ये लोग बस एक प्लेट सलाद ऑर्डर करके पूरी रात यहाँ कैंप करने वाले हैं, इसीलिए उसने सीधा बोल दिया, बस अब निकल जाओ यहाँ से। अपनी कवर एक्सपोज होने के डर से मैक्स की टीम तुरंत वहां से शांति से निकलने की प्लानिंग करने लगी, लेकिन जाते जाते रेस्टोरेंट ओनर ने एक और स्टूपिड मूव कर दिया। उसने उन्हें भागते वक्त बॉस पर ओपनली रेसिस्ट कमेंट कर दिया। ये सुनते ही मैक्स की आंखों के एक्सप्रेशन बिल्कुल डेंजरस हो गए। ओनर को थोड़ा डाउट हुआ तो वो चुपके से काउंटर के नीचे हाथ ले गया जहां उसका शॉटगन रखा हुआ था, लेकिन उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैक्स को इंसल्ट करना सीधा मुसीबत को इनवाइट करना है। रात होने के बाद जब रेस्टोरेंट ओनर बाहर कचरा फेंकने जाता है
तभी मैक्स की टीम उस पर अचानक से अटैक कर देती है और उसे सीधा कार में उठा कर ले जाती है। कार के अंदर बॉस ने फिर से गेल को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया, जैसे कोई प्रेजेंटेशन रिपीट कर रहा हो। उसने कहा जॉर्ज वॉशिंगटन भी परफेक्ट नहीं था, कभी कभी उसकी थिंकिंग भी लिमिटेड हो जाती थी क्योंकि वो अपने टाइम के माइंडसेट से बंधा हुआ था। बॉस ने गेल को समझाते हुए कहा उस जमाने में लोग गुलामी को गलत नहीं समझते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज बहुत से लोग एनिमल्स का मीट खाना क्राइम नहीं समझते हैं, लेकिन जस्टिस कभी टाइम के सामने झुकती नहीं है। इतिहास हमेशा उन लोगों को याद रखता है जो अपनी बात पर खड़े रहते हैं। जब तक न्याय को जोर लगाकर सच नहीं बनाया जाता तब तक लोग होश में नहीं आते हैं। उसने गेल को और भड़काते हुए कहा इंटरनेट पर नैतिकता के लेक्चर देना बेकार है, जिद्दी लोग तभी सुनते हैं जब वो असली डर महसूस करते हैं। इतने बोलने के बाद बॉस ने सीधा एक खंजर गेल के हाथ में दे दिया, जैसे उसे टेस्ट कर रहा हो कि क्या वो रेस्टोरेंट ओनर को खत्म करने की हिम्मत रखता है। ये देखकर बॉस ने और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन शुरू कर दी। उसने कहा हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एनिमल्स टीम वर्क नहीं कर सकते और न ही इंसानों की तरह बहस कर सकते हैं। उन्हें एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो इंसानों की लैंग्वेज समझ सके और सब स्पीसीज की तरफ से बोले भी। गेल तुम ही हो वो की जो उसके अंदर की ट्रू लीडर जगा सकते हो। ये सब ब्रेन वॉशिंग सुनकर गेल का दिमाग बिल्कुल घूम गया। उसे लगा कि जैसे वो किसी बड़े मिशन का हीरो बनने वाला हो। उसने अपने दांत दबा लिए। उसने खंजर सीधा रेस्टोरेंट ओनर की तरफ कर दिया। गेल ने एक ऐसा डिसीजन ले लिया जहां से वो वापस मुड़ने का कोई चांस नहीं था। अगले दिन स्टोरी में टाइम स्किप होता है और गेल अब ऑफिशियली अपने विलन आर्क में एंटर कर चुका है। वो चुपचाप स्कूल पहुंचता है, लाइव स्ट्रीम माइक रेडी करता है और बिना किसी शर्म के मास्क पहन लेता है। फिर वो अपने छुपाए हुए वेपन्स निकालता है और सीधा कैफेटेरिया की तरफ चल पड़ता है। गोलियों की आवाज पूरे स्कूल में गूंजती है। एक पल में पूरे स्कूल में अफरा तफरी मच जाती है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता तोड़ दिया गया हो। गेल बिना सोचे समझे फायरिंग करने लगता है। उसे ये फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि सामने कौन है। कई स्टूडेंट्स जो टाइम पर भाग नहीं पाए वो गोली लगने से गिर गए और पूरा स्कूल पैनिक में आ गया। उधर चार्ली ने जैसे ही गन शॉट्स की आवाज सुनी तो वो तुरंत क्लासरूम से बाहर निकल गया। पुलिस चीफ फिल को रेडियो पर सिचुएशन की खबर मिल गई और पुलिस फोर्स फुल स्पीड में स्कूल की तरफ दौड़ पड़ी। इसी बीच एक पर मैक्स बैठा हुआ था। वो पूरी सिचुएशन को लाइव स्ट्रीम कर रहा था ताकि दुनिया भर के लोग ये ड्रामा देख सके। मैक्स को पूरा यकीन था, इसलिए उसने गेल से कहा था चार्ली जल्दी या देर से तुम्हें जरूर ढूंढ लेगा। ये खौफनाक लाइव स्ट्रीम देखकर व्यूअर्स बिल्कुल शॉक हो गए थे, लेकिन सच ये था कि उस वक्त मौत जैसे लोगों की गिनती कर रही थी। कुछ बच गए और कुछ नहीं। उधर बॉस ने पहले ही चार्ली का बिहेवियर समझ लिया था। उसने गेल को समझाया चार्ली का रूल बहुत सिंपल है, अगर उसके सामने कोई मरने की हालत में हो तो वो तुरंत उसे बचाने के लिए कूद पड़ता है, चाहे वो एनिमल हो या ह्यूमन। चार्ली की नजर में हर एक लाइफ बराबर होती है। जैसे ही चार्ली पास आ जाता है सबसे पावरफुल गन्स भी बेकार हो जाती हैं। इसीलिए बॉस ने गेल को स्ट्रेटजी थी, तुम हेडशॉट लेने की जरूरत नहीं है, बस लोगों को जख्मी करो और उन्हें जमीन पर गिरा दो, इतना काफी है चार्ली को रोकने के लिए। फिर बॉस उसे शांति से कहता है डरना मत, इस स्पेशल क्रिएचर का हर एक मूव पहले ही समझ चुका हूँ मैं। कल तक लोग तुम्हारी बात का मजाक उड़ाते थे और तुम्हें चुप कर देते थे, अब उन्हें मजबूर करो कि वो दुनिया भर में लोगों की चीखों और रोने की आवाज सुने। उसका पूरा पागल प्लान सिर्फ एक ही गोल के लिए था, चार्ली को मजबूर करना कि वो इंसानों से पूरी तरह मुंह मोड़ ले और वापस एनिमल के पास चला जाए, चाहे इस चेंज का प्रोसेस कितना भी ब्रूटल और दर्दनाक क्यों ना हो। उन्हें बस अपना प्लान सक्सेसफुली चाहिए था। उसके बाद गेल क्लासरूम में आ जाता है। यहाँ लूसी होती है और उसके सामने एक लड़की और होती है जो बहुत डरी होती है। गेल उसे भी मार देता है और अब बारी होती है लूसी की। अब देखते हैं क्या लूसी बच पाएगी। तो दोस्तों वीडियो होती है यहीं खत्म। ये सीरीज अभी बहुत बाकी है, इसके अभी और भी एपिसोड्स आने वाले हैं। अगर इस वीडियो पर अच्छा सपोर्ट मिलेगा तो हम उसको जरूर अपलोड करेंगे। तब तक के लिए हमें सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप अगला एपिसोड चाहते हैं। तब तक के लिए बाय।